नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। मोदी सरकार के लिए कल का दिन काफी खास है। मोदी 3.0 का कल पहला पूर्ण बजट आएगा। मौका और भी खास इसलिए हो जाता है क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 7वीं बार बजट पेश करेंगी। देश की जनता को मोदी सरकार से खासी उम्मीदें हैं। सरकार भी जनता को निराश नहीं करना चाहेगी। तीसरे कार्यकाल के पहले पूर्ण बजट में हर वर्ग को सरकार खुश करने की कोशिश करेगी। मोदी 3.0 का पहला आर्थिक विजन देश की जनता के सामने होगा, फिर चाहे महिलाएं हो, किसान हो या फिर मिडिल क्लास। निर्मला सीतारमण के पिटारे से सभी को कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद है। आज वित्त मंत्री ने सदन में आर्थिक सर्वे पेश किया है और कल देश की जनता के सामने गारंटी वाला बजट सामने आएगा। बजट में क्या खास होगा और मोदी 3.0 को पहले बजट से जनता को क्या उम्मीदें हैं? क्या मोदी सरकार के बजट में सबकी अधूरी आस पूरी होगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। देश बहुत बारीकी से देख रहा है कि संसद का यह सत्र सकारात्मक हो, देश को नकारात्मकता की जरूरत नहीं है। देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाली विचारधारा से हमें आगे बढ़ाना हो। और बजट के सभी पहलुओं पर चर्चा के लिए हमारे साथ हर सेक्टर से खास मेहमान मौजूद है और उनसे भी आपको रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ सुरेश गर्ग जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है सुरेश जी आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ है, कांग्रेस प्रवक्ता है। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत स्वागत है। जगदीश तुमानी जी भी चर्चा में शामिल हुए, उद्योगपति है। स्वागत है जगदीश जी आपका। और इसके अलावा डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी हमारे साथ है, जनरल सेक्रेटरी RCCI से। और साथ ही पंकज घिया जी भी हमारे साथ है, विशेषज्ञ है टैक्सेशन के। बहुत स्वागत है आप सभी का। कुछ और मेहमान कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे हर एक सेक्टर पर बात करने के लिए। लेकिन शुरुआत इस चर्चा की करते हैं सुरेश जी आपसे ही, क्योंकि मोदी सरकार का ये बजट है। बीजेपी प्रवक्ता है आप, तो पहले आपसे ही जवाब ले लेते हैं, क्योंकि नई सरकार यानी मोदी 3.0 का पहला बजट है। उम्मीदें बहुत ज्यादा है देश के लोगों को। कितनी तैयारी सरकार की और इस बजट से जो उम्मीदें हैं क्या वो पूरी हो पाएंगी? क्या विजन सरकार का रहेगा इस बजट को लेकर? निश्चित रूप से श्वेता जी, ये तीसरे कार्यकाल का पहला बजट है और बहुत अच्छा बजट रहेगा। आपने देखा होगा कि 2014 से पहले 16 लाख करोड़ का बजट हुआ करता था। आज वो 47,66,000 करोड़ का बजट है। आप 3 गुने से भी ज्यादा का बजट आज भारतवर्ष का हो रहा है। और आप विकास दर को अगर देखेंगे तो 8.2% की विकास दर 2023-24 के अंदर रही है और 2024-25 के अंदर 7% के लगभग, जो विश्व में सबसे ज्यादा है। हम विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति बनने की ओर अग्रसर हैं। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र होगा, ये नरेंद्र मोदी जी का प्रण है और निश्चित रूप से उस प्रण को हम पूरा करेंगे। मैं दूसरा ये कहना चाहता हूं कि हर क्षेत्र के विकास के लिए आज 47 लाख करोड़ के बजट में डिफेंस के अंदर हमने सबसे ज्यादा पैसा दिया। 6,25,000 करोड़ रुपए के लगभग का डिफेंस को पैसा दिया। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हमने 2,55,000 करोड़ के लगभग का है। आपके रेलवे के अंदर 2.25 लाख करोड़ का। इस तरह से डिफरेंट टाइप में अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पैसा लगता है तो रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, देश का विकास होता है। आप ये देखिए कि अलग अलग तरीके के अंदर अगर विकास, अभी RBI की रिपोर्ट आपने देखी होगी, 2017 से 2022-23 के बीच में 11.5 करोड़ नए रोजगार के अवसर मिले, नए रोजगार पैदा हुए हैं। और दूसरा 2023-24 के अंदर लगभग 4.5 करोड़ नए रोजगार मिले हैं। तो आप देखिए कि निरंतर हम जो वादा करते हैं, और फिर ये बजट है 3-4 चीजों को ध्यान में रखते हुए है। ज्ञान के, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इन चारों को ध्यान में रखते हुए ये बजट आएगा। गरीब के लिए भी हम आज 85 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन मुहैया करा रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड बढ़ा रहे हैं। आपकी फोकस में, ये आपकी प्रायोरिटी में है। इस तरीके से मैं कह रहा हूं कि जो बजट आएगा वो बहुत अच्छा बजट है। चलिए सुरेश जी, आपने कहा बहुत अच्छा बजट आएगा। प्रायोरिटी में सरकार के 4 सेक्टर जिसकी शुरुआती तौर से बात करते भी रहे हैं। स्वर्णिम जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बजट नहीं, ये गारंटी होगी। और गारंटी विजन 2047 के मद्देनजर भी अगर देखा जाए, या इन 5 सालों में काम पूरा करने को लेकर भी, जो सिर्फ घोषणा तक नहीं रहेगी। विपक्ष इसे कैसे देख रहा है? क्योंकि बड़ा बजट है, जितना बड़ा आप लेकर आएंगे बजट, अमाउंट जितना ज्यादा रहेगा, आप उतना ज्यादा चीजें दे सकते हैं। सरकार जो लेकर आ रही है ये बजट,
विपक्ष से कैसे देखते? देखिए, सरकार बजट ला रही है, 2047 की भी बात कर रहे हैं, लेकिन अभी 5 साल में क्या मिलेगा इस पर कोई विजन नहीं है, ना इस पर कोई बात होती है। 2047 किसने देखा, जब आएगा तब देखेंगे। लेकिन आज 5 साल के लिए क्या सरकार का विजन है ये किसी को नहीं पता। सबसे बड़ी बात है, जो बेरोजगारी एक महामारी बन करके आज देश में युवाओं से लेकर के सारे परिवारों को पीड़ित किए हुए, उन बेरोजगारों को रोजगार देने का क्या योजना है ये कोई नहीं बता सकता। आज भी अगर आप देखें, जो आंकड़ा कहते हैं, अगर आरबीआई के आंकड़े की उन्होंने बात की है तो ये बताना भूल जाते हैं कि 20 करोड़ रोजगार 10 साल में देने का वादा तो किया था और 12 करोड़ रोजगार सृजित होने की ये बात कह रहे हैं। लेकिन फिर अगर ऐसी बात है तो आज जो हमारे पास आंकड़ा है और जो देश के पास आंकड़ा है, जिस ILO का आंकड़ा है, वो तो ये कहता है कि 2.5 करोड़ रोजगार तो समाप्ति कर दी देश से पिछले 10 साल में आपने। और सबसे अधिक अगर बेरोजगारी दर है तो वो आज है 9.2, तो आज है। इसके अलावा जो 18 से 22 साल के जो युवा हैं वो 40% बेरोजगार हैं। इसके अलावा जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, जो ग्रेजुएट्स हैं, वो 29% आज जो है ग्रेजुएट, यानी कि 1/3 वो आज बेरोजगार हैं, उनके पास रोजगार के कोई साधन यानी आप नहीं कह रहे है। हैं सबसे कि बड़ी विपक्ष बात क्या ये मान रहे हैं कि बेरोजगारी पर फोकस सरकार का होना चाहिए, रोजगार का सृजन हो सके, ये इस पर ज्यादा प्रायोरिटी सरकार की हो। देखिए, दो चीजें हैं। मेरा पूरा नहीं हुआ। दूसरी चीज, सबका रिएक्शन ले ले क्योंकि मेहमान बहुत सारे हमारे साथ। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज आप बेरोजगारी पे बता दीजिए ना, कहाँ रोजगार है? क्यों युवा हमारे पे विश्वास किया तो ये झूठे लोग हैं। मैं कह रहा हूँ 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, जब उनको इस पर भी बात करेंगे। देखिए, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन उम्मीदों की बात हो रही है, बेरोजगारी से उम्मीदों की बात हो रही है। वो कौन से गरीब है, कौन से 85 करोड़ गरीब है जिनको आप मुफ्त अनाज दे रहे हो, ये भी बता दो। और हकीकत ये है कि आज युवा रेलवे में भर्ती के लिए तरस रहा है। आज युवा आज 10 लाख से अधिक वैकेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट की खाली है, आज रेलवे में खाली है। सेना में इन्होंने अग्निवीर योजना लागू करके रोजगार घटा दिया। बात सुनिए, मुद्दा क्या है? एक मिनट सुरेश जी, आप सुनिए, बात सुनिए। मुद्दा यहाँ पर कल बजट पेश होने वाला उम्मीदों को लेकर है। अगर हम राजनीतिक तौर पर बात करेंगे तो फिर आप ही दोनों बात करते रहेंगे 1 घंटे। हम इसमें टू द पॉइंट बात करें सर, क्योंकि बहुत सारे और हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि रोजगार पर जो है उसको एड्रेस करेगी, इस समस्या को, जो बढ़ती महंगाई है उस समस्या को केंद्र सरकार एड्रेस करेगी। ये कह देना वित्त मंत्री जी का कि मैं तो प्याज खाती नहीं हूं, ये भी एक स्टेटमेंट रहा है। इस तरह का नहीं आएगा, लोगों को छूट मिलेगी। जो हमारे करदाता हैं उसमें जो डिस्पैरिटी है, आपने जो एम्प्लॉइज हैं जो इनकम टैक्स देते हैं और जो हमारे कहना चाहिए कॉर्पोरेट टैक्स देते हैं, इसके बीच की खाई घटनी चाहिए। जो जीएसटी कलेक्शन है जो गरीबों से वसूला जाता है और कॉर्पोरेट टैक्स वो खाई घटनी चाहिए। जगदीश जी भी हमारे साथ है, उद्योगपति जगदीश जी। उद्योगपति, जब चर्चा होती है जीएसटी, इनकम टैक्स, उम्मीद इस बार क्या लग रहा है आपको बजट से, और क्यों लग रहा है आपको कि इस बार जो उम्मीद की जा रही है वो पूरी होगी और शामिल किया जाएगा बजट में? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2 टर्म से जब बीजेपी की सरकार रही, 2 बजट दिए, तो एमएसएमई को या जीएसटी को लेके 2017 में जब से जीएसटी लगा तो 1 नेशन 1 टैक्स की परिकल्पना को लेके चले। लेकिन अभी ऑलरेडी 3 और 4 टैक्स की स्लैब है। एमएसएमई के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि एमएसएमई अगर आप डेटा पे देखेंगे तो पिछले 10 साल में बहुत ज्यादा कम हुई है। वो कम इसलिए हुई है क्योंकि जीएसटी जो है वो एक सेम रेट पे लगा दिया। अगर आज एक नहाने के साबुन पे 28% है या 18% है, तो वो जो नॉर्मल घरों में बर्तन धोने का है या कपड़े धोने का साधारण सा भी पाउडर है, उस पे भी एक जो नॉर्मल बनाता है उस पे भी 18% लगा दिया। मल्टीनेशनल के लेवल पे आके खड़े हो गए। ऐसे बहुत सारे आइटम है, नंबर ऑफ आइटम के जो रोजमर्रा काम आने वाले हैं। तो इसके अंदर हमेशा हर बार ये बोलते थे कि भाई यहाँ पे भी सरकार अगर विपक्ष कांग्रेस की थी तो उधर बीजेपी की थी, उधर बीजेपी इधर कांग्रेस। तो अभी अब की बार ये संयोग है कि दोनों 2 टर्म में दोनों तरफ सेम सरकार है। हमारी बहुत सारी आशाएं हैं इस बजट के अंदर कि जीएसटी के अंदर कोई विशेष ऐसे कार्य होंगे जो एमएसएमई को सहयोग करते हैं। 45PH जो पिछली बार पेमेंट्स को लेके था, एमएसएमई को जो एक इजी फंडिंग मिलनी चाहिए उसके ऊपर, इनकम टैक्स रेट में आज अगर नई कंपनियां हैं उसको 15% के कॉर्पोरेट टैक्स पे है और जबकि पार्टनरशिप 30% पे है। इस तरह की आज एनर्जी में यहाँ पर बिजली सबसे महंगी है राजस्थान में, उसके लिए अल्टरनेट एनर्जी एलपीजी, और उसके लिए कोई विशेष फंड। और एक मेन बात ये कि एक डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर 2008 में आया था जिसमें राजस्थान में 40% हिस्सा जाना था। अभी भी आप देखिए 2008 से 2024 आ गया है,
और डीएमआईसी जो स्टेट की योजना और डीएफसी जो योजना है उस पर कोई काम नहीं हुआ, जिसके लिए आज हमें एक एक माल को आईसीडी को लेके वहां जाना पड़ता। कोई भी ऐसा इंफ्रा को लेकर एक बहुत बड़ी हमारी आशा है इस बजट के अंदर कि एमएसएमई पे विशेष हमें इसमें मिलना चाहिए। ठीक है जगदीश जी, अहम बात आपने की। डॉक्टर अरुण अग्रवाल जी भी हमारे साथ हैं। अरुण जी देखिए, अनाउंसमेंट होता है, कई बार बजट में बहुत सारी चीजें शामिल की जाती है, लेकिन सवाल उसके एग्जीक्यूशन को लेकर होता है और यही वजह होती है कई बार घोषणा नहीं होती और कई बार घोषणा होती है तो वो एग्जीक्यूट नहीं होता और इंतजार ही लोग करते रह जाते हैं। अरुण जी, जीएसटी और इनकम टैक्स को लेकर भी बार बार ये कहा जाता है कि इसमें हमें राहत मिले, उद्योगपति बार बार ये कहता है, कितनी राहत की? क्योंकि हर बार सरकार कहती है कि हम अपने स्तर पर राहत दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि कल आने वाले बजट पर वो राहत मिल सकेगी? बिल्कुल पूरी उम्मीद है हम व्यापार जगत को कि कल जो बजट 7वीं बार वित्त मंत्री जी पेश करेगी लगातार, और उसमें हमको पूरी उम्मीद है कि जैसा कि भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है, देश वर्ल्ड की 5वीं इकोनॉमी आज है, 3री इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं आपके चैनल के मार्फत केंद्र सरकार से अनुरोध कर रहा हूं, हालांकि बजट बन चुका होगा लेकिन बजट में टैक्स रिफॉर्म्स लाए, टैक्स टेरर्स को हटाए। सद्भावना जो हमारे में जो टैक्स करदाता है उनमें टेरर रहता है, वो टेरर खत्म करके ऐसे टैक्स स्लैब को लाए, एनवायरमेंट अच्छा हो जिससे करदाता अच्छे माहौल में टैक्स जमा देने के खुद स्व प्रेरित हो, ऐसा टैक्स। दूसरी बात, बिजनेस सोशल सिक्योरिटी की हो कि बिजनेसमैन को सोशल सिक्योरिटी मिल जाए। तीसरी बात मैं कहना चाहूंगा, जीएसटी की आपने बात उठाई, जीएसटी को लगे 7 साल से ऊपर हो गए। वन नेशन वन टैक्स की भावना थी, लेकिन हम बराबर मांग करते आ रहे हैं केंद्र सरकार से कि पूरे पेट्रोल डीजल, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए फाइनेंस और फ्यूल 2 ही मेन फैक्टर होते हैं। ऐसे में फ्यूल में पेट्रोल डीजल को, मेरे अभी पूर्व वक्ता सोमानी जी भी कर रहे थे, बिजली की दरें राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बात करूंगा तो इंडिया में हाईएस्ट 3 से 4थे नंबर पे है। ऐसे में पेट्रोल डीजल अल्टरनेट एनर्जी का डेवलप किया जाए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाएंगे तो निश्चित रूप से वन नेशन, और साथ ही मैं इसके साथ और कहना चाहूंगा ये बिजली की दरें की जो बात है उसको भी वन नेशन वन टैक्स में लाया जाए। बिल्कुल ठीक आपने, लेकिन ये मुश्किल ही लगता है, पेट्रोल डीजल को जीएसटी में शामिल करने की मांग तो पता नहीं कब से हो रही है, लेकिन बस इसे शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन राजस्थान के लोग जरूर ये चाहते हैं कि बिल्कुल आपने कहा कि जो अलग अलग स्टेट में भी देखें तो इसकी कीमतों में बहुत ज्यादा अंतर है, तो उसे पूरा किया जाना चाहिए। 100 किलोमीटर पे हरियाणा बॉर्डर है, 200 किलोमीटर पे दिल्ली आ जाती है, वहां इतने ज्यादा डिफरेंस ऑफ रेट है। पंकज किया जी, एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस पूरे बजट में टैक्स ही बहुत ज्यादा मायने रखता है। पंकज किया जी, क्या लगता है, क्योंकि जो एजम्पशंस भी है, जो एक्सपर्ट्स भी है, वो मान रहे हैं कि टैक्स को लेकर रियायत दी जा सकती है कल के बजट में। आप क्या बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है टैक्स में रियायत आएगी जी। हम अगर बेसिक बात करें, एमएसएमई सेक्टर की बात करें या इंडिविजुअल की बात करें, तो इंडिविजुअल को ये पूरी उम्मीद है कि उसका जो मिनिमम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है वो बढ़ेगी, और ये बढ़नी भी चाहिए क्योंकि कई सालों से स्टेगनेंट है। जो नए स्कीम और पुरानी स्कीम का इनकम टैक्स में कंफ्यूजन है उसे खत्म किया जाना चाहिए, एक ही स्कीम रखी जानी चाहिए। और जो डिडक्शंस हैं, चाहे वो 80C के डिडक्शंस हो, चाहे स्टैंडर्ड डिडक्शन हो सैलरी वालों के, चाहे मेडिकल डिडक्शन हो, चाहे और अदर डिडक्शंस हो, होम लोन के डिडक्शंस हो, उन सब में लिमिट बढ़नी चाहिए। आज पूरी उम्मीद है कि सैलरी सेक्टर जो सबसे ज्यादा ग्रसित है कि उनके ऊपर डायरेक्ट टैक्स का बहुत बड़ा बोझ होता है, तो वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट बढ़ने की पूरी उम्मीद है और सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो काफी अच्छी नंबर में बढ़ाई जाएगी। ऐसे ही 80C जो सेविंग को प्रमोट करता है, आज ही रिजर्व बैंक का एक स्टेटमेंट आया है कि लोग बैंक में डिपॉजिट करने की बजाय आजकल म्यूचुअल फंड में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अगर आप सेविंग को प्रमोट करेंगे तो 80C की लिमिट बढ़ाएंगे तो वहां पर बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि हर आदमी का एक अपना मकान हो, उस मकान के लिए होम लोन चाहिए। होम लोन की जो लिमिट 2 लाख रुपए की है, अगर उसको बढ़ा के, जो इनकम टैक्स डिडक्शन की लिमिट 2 लाख की है, उसको बढ़ा के अगर वो 4 लाख कर देते हैं तो आप ये मान के चलिए हर आदमी कोशिश करेगा कि होम लोन लेके अपना घर, अपना घरौंदा बनाने की कोशिश करेगा। युवा शक्ति की अगर हम बात करते हैं, युवा शक्ति को चाहिए स्टार्टअप्स। आज एक लेटेस्ट स्लाइड आई है जिसमें बताया कि हमारा पेटेंट फाइलिंग 17% बढ़ा है ईयर टू ईयर बेसिस पे, और पेटेंट फाइलिंग ये बताता है कि हम जो मैन्युफैक्चरिंग पे जोर दे रहे हैं, जो रिसर्च पे जोर दे रहे हैं, वो सक्सेसफुल होता जा रहा है। अगर स्टार्टअप को बढ़ावा देते हैं, स्टार्टअप को जो टैक्स बेनिफिट्स हैं उनमें डबल टैक्स बेनिफिट्स कर दिया जाता है, तो आप ये मान के चलिए आज इकोसिस्टम में जो स्टार्टअप है वो बढ़ेगा। अभी पिछले साल
हमारे यहाँ वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट यूनिकॉर्न बने थे। यूनिकॉर्न होता है $1 बिलियन से ज्यादा का वैल्यूएशन वाला, वो बड़े थे। हम चाहते हैं कि हम वर्ल्ड में टॉप हो और इस साल या अगले साल वर्ल्ड के सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न इंडिया से आए और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए वो जरूरी है। जी जी। अगर हम देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को क्या जरूरत है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को जरूरत है गुड रोड ट्रांसपोर्ट, लोन फॉर द व्हीकल्स और साथ की साथ बिल्कुल पंकज जी, इस सेक्टर में बिल्कुल विस्तार से आपसे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ज्यादा ध्यान नहीं आता, लेकिन उम्मीद तो हर सेक्टर को है। और ऐसे में हमारे साथ शुभांग मित्तल जी भी जुड़े हैं। शुभांग जी, राजस्थान में हम हो, जयपुर में हो, तो एक बेहद इंपॉर्टेंट सेक्टर है, वो है ज्वेलरी सेक्टर। इस सेक्टर में ज्वेलर्स क्या उम्मीद करते हैं, क्योंकि न सिर्फ इंडिया में, विदेशों में भी एक्सपोर्ट होता है, बहुत सारी ऐसी चीजें जो दिक्कतें पेश आती हैं और उम्मीद होती केंद्र सरकार से, वो भी बजट में। पिछले कई सालों से वित्त मंत्री जी से यही उम्मीद थी जी कि कस्टम ड्यूटी को कम करेंगे, जो कि आज बहुत ज़्यादा है। गोल्ड और सिल्वर पे करीब करीब 15% कस्टम ड्यूटी है जी। और पिछले बार के मुकाबले में इस बार जब गोल्ड और सिल्वर की रेट इतनी ज़्यादा हो गई तो कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन भी करीब करीब 1.5 हो गया। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 10% कस्टम ड्यूटी हो जाए 15 की जगह, तो काफ़ी कुछ राहत मिल मिलेगी। सकती है। हाँ। आज की तारीख में गोल्ड पे 10 लाख रुपए किलो कस्टम ड्यूटी पड़ती है करीब करीब, जो कि पिछले बजट में करीब 6.5 लाख रुपए थी। पर वो गोल्ड के भाव बढ़ने से ऑटोमेटिक वो 10 लाख रुपए हो गई। गवर्नमेंट को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। उनका टैक्स कलेक्शन तो बढ़ रहा है, पर जनता पे कितना ज्यादा भार पड़ रहा है, लोड पड़ रहा है, बिल्कुल। इस चीज का उनको यानी इस सेक्टर को कस्टम ड्यूटी में रियायत थोड़ा दे दी जाए तो बहुत राहत है। इसके अलावा 3% जीएसटी अलग है, जीएसटी अलग है। हाँ। तो वो मिलाकर के काफी बाहर इंटरनेशनल रेट के मुकाबले में इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड और सिल्वर की रेट। बिल्कुल, इन सेक्टर्स पर विस्तार से आगे भी आप लोगों से बात करेंगे हम, क्योंकि बजट है, केंद्र का बजट है, उम्मीदें बहुत ज्यादा। हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। सहयोगी विजेंद्र भी हमारे साथ है, उनके साथ हमारे रिपोर्टर्स भी हैं और साथ ही जयती भी हमारे साथ। जयती, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे क्योंकि सेक्टर वाइज विस्तार से बातचीत करें वो भी जरूरी हो जाता है। जयती, ओवर टू यू। बिल्कुल श्वेता, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अब समझना ही जरूरी होगा। विकास की जब बात हो रही है और खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि अमृतकाल के लिए और अगले 5 सालों के लिए, इनफैक्ट 2047 तक जो रोड मैप है विकास का, वो ये बजट तैयार करेगा, तो उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। सेक्टर वाइज हम चर्चा के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हमारे 2 एसोसिएट और एडिटर्स के साथ में, और हमारे वरिष्ठ सहयोगी निर्मल तिवारी जी हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर हैं और साथ ही नरेश जी भी हमारे साथ में एसोसिएट एडिटर है। निर्मल जी, शुरुआत आप ही से करते हैं, क्योंकि बजट जब अब देखते हैं हम खाका ऊपर से, तो आम आदमी की समझ में यही आता है कि बजट रोजगार सृजित करने वाला होना चाहिए, दीर्घकालीन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिससे अवसर पैदा हो। लेकिन वन, पर्यावरण और कनेक्टिविटी यानी कि नेशनल हाईवेज, ये बहुत बड़ा पॉइंट है इस बजट में। जब ये कवर होगा तो उम्मीदें कहां बन रही है इस विभाग की और कितनी सफल होती नजर आएंगी? निश्चित तौर पर देखिए जयती, बहुत महत्वपूर्ण विषय इस समय, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का दौर है। सबको पता है कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उसके कितने नुकसान हो रहे हैं। रोड कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जरूरी, क्योंकि किसी भी देश या प्रदेश के विकास की बात करनी होती है तो वहाँ की सड़कें देख लीजिए। हालांकि राजस्थान में सड़कों का काफ़ी जाल बिछा, और जिस तरह से अभी भजनलाल सरकार का जब बजट आया था प्रदेश के अंदर, तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, उन्होंने भी 60,000 करोड़ रुपए की घोषणा की थी अगले 5 साल के लिए कि कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। 9 नए एक्सप्रेसवे, वैसे हालांकि एक्सप्रेसवे अभी तक NHAI बनाता रहा है, मॉर्थ का विषय है, केंद्र का विषय है, लेकिन अगर राज्य सरकार इतना साहसिक निर्णय ले रही है कि प्रदेश में हमको कनेक्टिविटी बढ़ानी है, यहाँ का व्यापार गति पकड़े, यहाँ का पर्यटन को पंख लगे, यहाँ औद्योगिक विकास के एक नए जो सोपान वो अर्जित किए जाए, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि उन्होंने अपने स्तर पर 9 नए एक्सप्रेसवेज की घोषणा कर दी। अब चूंकि नितिन गडकरी का, चाहे वो पहले जब वसुंधरा राजे सरकार थी प्रदेश में, उसके बाद अशोक गहलोत सरकार आई, तब भी उनको कोई दिक्कत नहीं थी कि भाई सियासी रूप से दूसरे दल की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। और अब तो चूंकि डबल इंजन की सरकार है, वापस से प्रदेश के अंदर बीजेपी की सरकार है, भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो ऐसे में उम्मीद ये की जा रही है कि कहीं ना कहीं PMGSY की बात करें, CRIF की बात करें, तो उसमें निश्चित तौर पर राजस्थान को कुछ ज्यादा मिले ताकि कनेक्टिविटी बढ़े। देखिए सामरिक ताकत हमको बहुत बढ़ानी होगी, क्योंकि हम हमारे पड़ोसी का विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तान के पास जितनी भी भारतमाला प्रोजेक्ट, विडंबना ये रही है कि चूंकि चुनाव का दौर था, 2-2 आचार संहिता देखी प्रदेश में, तो सेंट्रल के चुनाव की भी, उससे पहले स्टेट के भी, तो उससे बड़ा फर्क पड़ रहा था। भारतमाला से जुड़े जितने भी प्रोजेक्ट थे उन तमाम प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया था। तो सबसे बड़ी उम्मीद तो ये इस बजट के अंदर कि जब निर्मला सीतारमण जब कल बजट पेश करेंगी, तो पहले तो भारतमाला प्रोजेक्ट्स पे जो रोक लगाई गई थी वो उसको हटाई जाए, क्योंकि जो एक
ड्रीम प्रोजेक्ट था, एक मॉडल प्रोजेक्ट था देश का। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की हम बात करते हैं तो वो 1.5 साल हो गया उसको, उसकी अवधि 2023 की थी, जनवरी 2023, वो कब की निकल गई, 1.5 साल हो गया उसको, अभी तक वो पूरा नहीं हो पा रहा है। तो पहले उसको पूरा किया जाए ताकि देश की राष्ट्रीय राजधानी को, देश की जो व्यावसायिक राजधानी है मुंबई, उससे उसको जोड़ा जाए ताकि व्यापार बढ़े, आसपास जो इंडस्ट्रियल हब जो तैयार होंगे, जो बड़े बड़े रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स आए वो प्रोजेक्ट्स आए, तो एक नई प्रगति मिले, देश की अर्थव्यवस्था, प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उसका योगदान हो। रही बात वन एंड पर्यावरण की, तो देखिए बहुत बड़ा विषय है। अब चूंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने खुद ने एक पेड़ मां के नाम अभियान चला रखा है प्रदेश के अंदर, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी उस अभियान को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत कर दी है। 7 तारीख को जब तीज का मौका होगा तो प्रदेश के अंदर एक साथ 1 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। तो यह बहुत जरूरी है कि प्रदेश और देश का वन आवरण किस तरह से बढ़े, वन और वन्य जीवों की सुरक्षा किस तरह से पुख्ता हो, और जितने भी वन क्षेत्र के प्रोजेक्ट हैं, देखा ही जाता है कि कई बार कभी हवाई अड्डा बनना होता है तो कहीं ना कहीं उसकी एनओसी की दरकार होती है, लैंड डायवर्जन की बात होती है, बहुत सारे इको सेंसिटिव जोन है जिनकी अभी तक घोषणा नहीं हुई, तो वो इको सेंसिटिव जोन्स की घोषणा हो, एक नई एक नीति लाई जाएगी, एक फॉरेस्ट की एक यूनिफॉर्मिटी चाहिए फॉरेस्ट की, जो जितनी भी जो पॉलिसीज आती हैं, चाहे स्टेट की पॉलिसी हो, जो सेंटर की पॉलिसी हो, तो उम्मीद ये रहेगी कि अब चूंकि भूपेंद्र यादव वो भी प्रदेश से हैं, जो देश के वन मंत्री हैं, वो प्रदेश से ही आते हैं, अलवर का प्रतिनिधित्व करते हैं, वन एवं पर्यावरण मंत्री, तो निश्चित तौर पर यह भी उम्मीद रहेगी वन और पर्यावरण को किस तरह से सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए, इसके लिए भी कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट आए। लेकिन निर्मल जी, इसमें आर्थिक और दीर्घकालीन स्थिरता जब हम देखते हैं तो एक ग्रीन एनर्जी एक बहुत टर्म इन दिनों चल रहा है, ग्रीन एनर्जी, इसको रिजोल्यूट कर करके किस तरह से आने वाले समय में बजट को देखा जा सकता है जिससे आर्थिक स्थिरता भी हो और पर्यावरण भी संरक्षित रह सके? देखिए बहुत इंटेलेक्चुअल सवाल है, और वो इसलिए मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो सीएसआर की अभी तक बात होती है, उसमें स्कूल खोल दिए, उसमें अस्पताल खोल दिए, उसमें सड़कें बना दी, सीएसआर को अब कहीं ना कहीं इस ग्रीन ग्रोथ की तरफ लगाना होगा कि देश और प्रदेश में ग्रीन ग्रोथ हो, क्योंकि पर्यावरण कवर जितना कम हुआ उसका नुकसान हमने कोरोना के दौर में देख लिया। तो मुझे तो यही लगता है कि भूपेंद्र यादव जिस तरह से उन्होंने एनटीसीए से, WII के अधिकारियों से, देश और प्रदेश की सरकारों से, अलग अलग जो प्रदेश की सरकार है उनसे उन्होंने प्रस्ताव मांगे, तो उसमें कहीं ना कहीं एक योजना ये जरूर आ सकती है कि देश और प्रदेश में किस तरह से ग्रीन कवर को बढ़ाया जाए, और सीएसआर का जो पैसा है उसको अब आपको लाना होगा। बड़ी बड़ी कंपनी जो उद्योग लगा रहे हैं, जो पर्यावरण का, उनसे सबसे ज्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वाटर पॉल्यूशन की बात करें, एयर पॉल्यूशन की बात करें, साउंड पॉल्यूशन की बात करें, तो सारे पॉल्यूशन वहीं से वो उसकी गेटवे है उसका। तो कहीं ना कहीं सीएसआर के पैसे को यहां लाने के लिए इसमें एक योजना देखी जा सकती है, और खासकर जो जिस तरह से पिछली बार जो एक बायोफ्यूल की बात की गई थी, पिछली बार एक ऑर्गेनिक फ्यूल की बात की गई थी, उसको लेकर के भी कहीं ना कहीं सरकार इसमें बड़ी घोषणा कर सकती है, जो परिवहन से भी जुड़ी होगी, जो वन से भी जुड़ी होगी, और वन्य जीव संरक्षण से भी जुड़ी होगी। ठीक है नरेश जी, क्योंकि हम बात जब करते हैं स्पोर्ट्स की और जल की, ये दोनों ही ऐसे आयाम जो कि अब प्रगति पर हैं। जल की तो एक आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकताओं में आता है, लेकिन स्पोर्ट्स एक रुचि है, और रुचि जब डेवलप होती है तो देश के स्तर पर भारत का नाम भी रोशन करती है। इन दोनों ही सेक्टर्स में, स्पोर्ट्स और जल में, कितनी संभावनाएं नजर आती है कल के बजट में? देखिए, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जितने भी बजट पेश हुए हैं उन बजट की अगर तुलना करें तो खेलों का बजट लगातार बढ़ा है, और पिछली बार करीब 3,500 करोड़ तक का ये बजट आ चुका है। लेकिन अब भविष्य की बात करें हम, क्योंकि अब जो कहा जा रहा है कि अब जो बजट पेश होगा वो भविष्य का बजट होगा कि मजबूत भारत कैसा हो, और उस मजबूत भारत में युवाओं के लिए भी सब कुछ होना चाहिए। खिलाड़ियों के लिए अगर हम बात करें तो चूंकि इस साल ओलंपिक भी है, तो उसी से जुड़ी हुई अगर हम बात करें तो देखिए 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जिनको लेके बजट में काम होने की लगातार मांग की जा रही है। पहला, खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर। आज भी अगर आप उन देशों की तुलना करें जो ओलंपिक में या एशियाड में बेहतरीन जो प्रदर्शन करते हैं, मेडल टैली में टॉप में रहते हैं, तो उनका जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर, उनमें काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। तो अभी ज़रूरत है एक तो भारत में जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको मजबूत करने की। कुछ राज्य ऐसे हैं, भले ही वो छोटे राज्य, चाहे हरियाणा की बात करें, पंजाब की बात करें, अब तो मध्य प्रदेश में भी उस गिनती में आने लगा है, जहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ से खिलाड़ी निकल रहे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तो खिलाड़ी अच्छे निकलेंगे, उनकी सुविधा अगर उनको मिलेगी और तो खिलाड़ी अच्छे निकलेंगे। दूसरी बात यह कि खिलाड़ियों की ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही, साथ में ट्रेनिंग के लिए कोच की ज़रूरत होती है, और कई बार होता है कि हमें विदेशी कोच पे भी निर्भर रहना पड़ता है। तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमें करनी होगी। साथ में जो कह सकते हैं कि खिलाड़ी अगर जो पदक जीतता है, चाहे देश के लिए या अपने प्रदेश के लिए, तो उसका कैरियर
खासकर वो सुरक्षित रहे। तो क्या जिस तरह से राजस्थान में जो है एक सुरक्षित कैरियर है कि जो मेडल जीतता है उसको आउट ऑफ टर्म सरकारी नौकरी लगती है, तो क्या इस तरह की योजना जो है वो केंद्रीय बजट में भी हो सकती है कि अगर हम ओलंपिक में या अन्य खेलों में जिनकी नौकरी नहीं है उनका एक कैरियर पूरी तरह से सुरक्षित हो, और या अन्य राज्यों के लिए इस तरह की एक प्लानिंग भी हो कि सरकार उसमें किस तरह से मदद कर सकती है। एक महत्वपूर्ण बात है कि लगातार ये मांग की जाती है कि देश में भी ओलंपिक हो, और खुद प्रधानमंत्री भी जो है ये उम्मीद कर चुके हैं कभी हम भी ओलंपिक करेंगे, लेकिन उसके लिए जैसे मैंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर होना और एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करना जरूरी है। तो अगर भविष्य के ओलंपिक करने हैं तो उनकी तैयारी अभी से करनी होगी। मुझे अच्छी तरह याद है जब 2008 में बीजिंग ओलंपिक हुए थे तो उसमें चाइना जब टॉप पे रहा था तो उस टॉप पे रहने के लिए उन्होंने 2008 को प्लानिंग करते हुए अपने उन खिलाड़ियों को 5 से जब 8 साल के वो थे तब ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया था कि ये खिलाड़ी 2000 में मेडल जीतेंगे। तो ये 3-4 फैक्टर ऐसे, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ट्रेनिंग हो, उनका करियर हो और देश में इंटरनेशनल इवेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसको लेके एक पूरा खेल जगत की बात करें हम तो उसके लिए घोषणा हो सकती है। कई पहले से स्कीम चल रही है, खेलो इंडिया स्कीम चल रही है, तो ऐसे में अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कोई स्कीम हो सकती है जिसमें अच्छे मैदान बने, अच्छे खिलाड़ियों को सुविधा मिले, इस तरह की बात है। और दूसरी आपने बात की महत्वपूर्ण जल की, देखिए इसी सरकार ने जल जीवन मिशन शुरू किया था जिसका मकसद था कि हर घर तक, देश के हर घर तक नल से जल पहुंचना चाहिए। और ये जो स्कीम है इसमें देखिए केंद्र का भी योगदान होता है और राज्य सरकार का भी योगदान होता है। अभी की अगर हम बात करें, चूंकि जल जीवन मिशन है इसकी मियाद पहले बढ़ाई गई थी और बढ़ाकर भी 31 मार्च 2024 तक रखी गई थी, यानी खत्म हो चुकी है। लेकिन अभी भी कई राज्य ऐसे हैं, मुश्किल से अगर बात करें जो देश के तमाम राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश है उनमें से 11 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 100% लक्ष्य हासिल किया है और कई जगह भी काम चल रहा है जिनमें हम कह सकते हैं 50 से 75% भी उनमें काम हुआ है। लेकिन राजस्थान सहित कई ऐसे राज्य भी हैं जो काफ़ी पिछड़े हैं जिनमें अभी इस जो योजना है उसमें और काम करना है। तो जल जीवन मिशन के लिए मुझे लगता है कि इस बजट में इस स्कीम की मियाद है वो बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि अगर मिशन को कंप्लीट करना है अधूरा तो छोड़ नहीं सकते, क्योंकि जब मोदी जब कोई काम हाथ में लेते हैं तो उसको अधूरा नहीं छोड़ते, ऐसा कहा जाता है। तो जल जीवन मिशन जो है वो कई राज्यों ने ऐसी मांग भी की है, राजस्थान ने भी मांग की है कि इस मिशन को कम से कम राजस्थान की परिस्थितियां देखते हुए 2027 तक बढ़ाए। तो ऐसी परिस्थितियां हैं, अन्य कई राज्यों की भी है जो अभी तक पिछड़े हुए हैं। तो जल जीवन मिशन को लेके जो है ये स्कीम है इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और बजट का रेशो किस तरह रहता है वो भी देखना होगा। अभी तो आधा आधा है दोनों तरफ, स्टेट और सेंटर का, तो क्या सेंटर का इसमें हिस्सा ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात, लगातार बात की जाती है ऐसे बड़े प्रोजेक्ट की, क्योंकि देखिए नल से जल तभी पहुंचेगा जब जल आपके पास होगा, और जल सब जगह एक जैसा नहीं है, एक जैसी मात्रा में नहीं है, कई प्रचुर मात्रा में पानी है। कई ऐसे स्टेट, राजस्थान की बात करें हम, इससे अन्य राज्यों के भी आप तुलना कर सकते हैं जहां प्रतिकूल परिस्थितियां पानी नहीं है, तो वहां तक पानी कैसे लाए, बांध अगर बनाना हो तो कैसे बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और इसलिए उम्मीदें हर सेक्टर में बढ़ भी जाती है। जयती, जिस तरह से नरेश जी स्पोर्ट्स जल को लेकर या निर्मल जी ने वन पर्यावरण नेशनल हाईवे को लेकर बात कही, उम्मीदें ये सब हैं, लेकिन देखना होगा बजट में कैसे पूर्ण होती है। सहयोगी विजेंद्र का रुख कर रहे थे। विजेंद्र, देखिए बखूबी निर्मल जी, नरेश जी ने तो बताया अलग अलग सेक्टर को लेकर, लेकिन इसके अलावा भी विजेंद्र टैक्सेशन की बात हो, अर्बन और रूरल डेवलपमेंट की बात हो, कर्मचारियों की बात करें हम, या फिर मेडिकल और ऊर्जा क्षेत्र को लेकर बात करें, किसानों की बात करें, बहुत सारे सेक्टर हैं। आपके साथ भी हमारे सहयोगी है, जरा एक एक रिएक्शन जरूर लीजिए कि बजट से उम्मीद क्या है इन सभी सेक्टर्स में। बिल्कुल श्वेता, क्योंकि बजट वैसे भी एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है और उसके बारे में कुछ जो भी बताया जाता है वो असम्पशन और डिमांड के ऊपर निर्भर करता है कि भाई सेक्टर की, किस सेक्टर की क्या डिमांड है। बेहद खास पैनल हमारे साथ मौजूद हैं। बिना वक्त गवाए शुरुआत करते हैं उस सेक्टर के साथ जिसमें 50% पॉपुलेशन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर से काम करती है और अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, किसान। विनोद जी हमारे साथ है। विनोद जी, क्योंकि 50% पॉपुलेशन और 1% के आसपास बजट था, इस बार आपको लग रहा है किसान सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है इस बजट का? जी बिल्कुल, देखिए कि 50 नहीं या 55% कह सकते हैं, किसानों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ 55% हिस्सा है देश का। देखिए एमएसपी सबसे बड़ा मुद्दा है जिसको लेकर अभी भी प्रदर्शन चल रहा है। एमएसपी में अधिक फसलों की खरीद के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात है किसान सम्मान निधि। किसान को इंतजार है कि किसान सम्मान निधि में और पैसा मिले, यानी 2000 रुपए तक और बढ़ाए जाए।
किसान क्रेडिट कार्ड का दायरा बढ़ाया जा सकता है। चौथी बात है, किसान ये देख रहा है कि जो संयंत्र खरीदे जाते हैं, किसान संयंत्रों को जीएसटी से बाहर लाना होगा, क्योंकि किसान को सब तरह की सब्सिडी मिलती है, लेकिन जब संयंत्र खरीदता है तो भारी जीएसटी चुकानी पड़ती है। तो किसान को ये लग रहा है कि इस बार ये सब्सिडी से बाहर होना चाहिए। पीएम कुसुम योजना, जिसमें 75% तक सोलर पंप खरीदने पर सब्सिडी मिल रही है, लेकिन किसान चाहता है कि मैं ज़्यादा ड्रिप इरिगेशन सिस्टम अपनाऊं, तो इसमें कम से कम 85% सब्सिडी मिलनी चाहिए। ये वो 4 सेक्टर हैं, 4 चीजें हैं जिनमें अब लग रहा है किसान को कि केंद्र हमें और फायदा देगा। इसी को दोगुनी आय का फॉर्मूला कहें? जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, लेकिन इसके अलावा श्वेता, मेडिकल और एनर्जी, ये भी 2 बड़े सेक्टर जिस पर मोदी सरकार ने बीते 2 टेन्योर में बेहतरीन काम किया है। इस टेन्योर में क्या कुछ फोकस रहेगा विकास? देखिए विजेंद्र, अगर बात करें मेडिकल की, तो सबसे बड़ा वहाँ जो प्लानिंग है वो है आयुष्मान योजना को लेकर के। आयुष्मान योजना को लेकर केंद्र ने जो योजना लागू कर रखी है और राज्यों में जो उसका असर हो रहा है, उन दोनों के बीच में काफी गैप है। इस बार संभवतः मुझे लगता है कि जो आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा, और आयुष्मान योजना, क्योंकि देखिए पूरी दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ सिक्योरिटी देने वाली ये योजना है आयुष्मान योजना, और उस योजना में पात्र परिवारों का दायरा जो है वो बढ़ाया जा सकता है। एक महत्वपूर्ण ये है। इसके अलावा रेयर डिजीज को लेकर के लोकसभा में भी कई बार ये मुद्दे उठे हैं, राज्यों के अंदर भी कई केसेस रहे हैं, तो रेयर डिजीज के लिए एक अलग से कुछ प्रोविजन किया जा सकता है। इसके अलावा कैंसर एक महत्वपूर्ण बात है, कैंसर को लेकर के जो महंगी दवाइयाँ कैंसर की, उसको लेकर के भी कुछ फैसला लिया जा सकता है कि उन दवाइयों को किस तरह से जनता के लिए सुलभ कराया जा सके उनको लेकर के, और उसमें केंद्र और राज्य दोनों का कितना सपोर्ट लिया जा सकता है। इसके अलावा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उस मिशन के अंतर्गत जो सेवाएं दी जा रही है, उनका दायरा बढ़ाया जा सकता है। तो ये 4-5 तरह की ऐसी चीजें जिसकी उम्मीद है, क्योंकि पब्लिक से जुड़ी हुई सेक्टर है, और सबसे बड़ा इसमें यही है कि जो राज्य, जिन राज्यों में भाजपा की सरकार आई है, उनके लिए भी सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वहां पर कुछ स्कीम, जैसे राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर पहले जो योजना चल रही थी बीमा योजना, उसमें और आयुष्मान योजना के बीच में काफी बड़ा गैप है। अभी यहाँ पर हम 100% परिवारों को पात्र मान रहे थे, अब जो आयुष्मान योजना के तहत उसको लिया जाता है उसमें दायरा कम हो रहा है। तो इसलिए उस परिवारों को शामिल करने के लिए क्या प्रोविजन किया जा सकता है, क्योंकि अभी राज्य का जो बजट था उसमें इसका प्रोविजन नहीं किया गया, यानी कि लेकिन सेंटर का बजट तो सभी स्टेट्स के लिए होगा, अकेले राजस्थान के लिए तो नहीं। ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में महत्वपूर्ण क्या घोषणाएं हो सकती हैं? देखिए, अगर ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा में 3-4 प्रमुख बिंदु हैं। पहली बात तो आरडीएसएस योजना है, जो कि बिजली कंपनियों को के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए योजना चल रही है। तो उस योजना का दायरा जो है वो बढ़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर अब हर राज्यों की अलग अलग डिमांड्स आ रही है। इसके अलावा सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त की, क्योंकि बीजेपी सरकार, बीजेपी के जो लोग हैं, उनका हमेशा एक मत ये रहता है कि डिस्कॉम्स जो हैं, चाहे वो राजस्थान की बात करें चाहे अन्य राज्यों की बात करें, डिस्कॉम्स को आत्मनिर्भर बनाया जाए, वो स्थिति अभी तक पैदा नहीं हो पाई। तो उसके लिए क्या इस तरह की योजना है, क्योंकि आप देखिए पिछली बार भी जब वसुंधरा सरकार थी, उस वक्त उदय योजना का एक कंसेप्ट लेके आया गया था। तो जो उदय योजना थी, अपने आप में एक इस तरह की योजना थी जिसमें कि डिस्कॉम्स को वाइबल बनाने की बात कही जाए, लेकिन वो योजना कई राज्यों ने पहले स्वीकार नहीं की, और जिन्होंने स्वीकार की उन्होंने इसको पूरी तरह से फॉलो नहीं किया। उसका नतीजा आज वापस से सभी डिस्कॉम्स जो है वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि रूफटॉप सोलर को लेकर के जो स्कीम चल रही है, सूर्योदय स्कीम, उसका जो दायरा है, सब्सिडी का दायरा है, वो 78,000 के आसपास किया हुआ है। उम्मीद ये थी कि राज्य जो है अलग अलग अपने हिसाब से उसमें सब्सिडी बढ़ाएंगे, लेकिन राज्यों की स्थितियां बहुत विकट है वित्तीय स्थिति की देखते हुए। तो वो जो दायरा है 78,000 का, उस दायरे को बढ़ाया जा सकता है। अगर वो बढ़ती है तो उस तरह जो सरकार ने एक बात कही थी कि 300 यूनिट तक बिजली जिनको मिलेगी वो सबको फ्री बिजली मिलेगी, तो जो घोषणा की गई थी, वो जो घोषणा थी उसको अक्सर से पालना इस दायरे को बढ़ा के किया जा सकता है। ठीक है, कर्मचारी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। डॉक्टर ऋतुराज हमारे साथ हैं। डॉक्टर ऋतुराज, क्योंकि कर्मचारियों को लुभाने की अक्सर कोशिश की जाती है और कहा जाता है कि सरकार बनाते भी और गिरा भी देते हैं, कौन कौन सी घोषणाएं इस बार हो सकती है? देखिए, कोई चुनावी वर्ष नहीं है, कोई ऐसा संकेत नहीं है कि कोई लुभावना बजट हो सकता है, लेकिन जो सबसे बड़ी खास बात है जिस पर सारे कर्मचारी वर्गों पर का फोकस है, वो ये है कि जो पेंशन स्कीम है उसका कौन सा मॉडल केंद्र सरकार लेकर आएगी, क्योंकि एनपीएस ओपीएस को लेकर काफ़ी बहस हो चुकी है, और जो नया मॉडल है वो ऐसा बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश की तर्ज पर लागू किया जाएगा या लागू किया जा सकता है। इस मॉडल के तहत जो बेसिक पे है उसका 50% एकमुश्त जो सरकारी कर्मचारी उसको देने की बात है। दूसरा जो मुख्य बात है कि 8वां वेतन आयोग की घोषणा
किस रूप में की जाए, क्योंकि 8वां वेतन आयोग को लेकर सर्वे होगा और सर्वे के बाद वेतन आयोग विधिवत तरीके से गठित होगा। जब विधिवत तरीके से गठित होगा जिसके बाद कुछ सिफारिशें उसकी लागू की जा सकती है, तो इस प्रोसेस में 3 साल का समय लग सकता है। तो बहुत संभव है कि पहले साल में इस तरह की घोषणा नहीं हो, लेकिन फिर भी एक आशा कर्मचारी के मन में जगती है। दूसरा, जो मिशन कर्मयोगी है, जिसके लिए बार बार ये कहा जा रहा है, पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों को ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेनिंग के मौके देकर उनको स्किलफुल करना है। तो उस स्किलफुल करके उसका कद बढ़ाने की भी बात यहाँ पे की जा सकती है कि किस तरह से उनका आगे कद बढ़ाया जाए और उनका पद बढ़ाकर किस तरह से उनको क्रमोन्नत किया जाए। तो ये मुख्य बात है। इसको लेकर क्या फोकस रहता है केंद्र सरकार का, ये देखने वाली बात है। हालांकि कोई लुभावनी घोषणा होने की संभावना कम है। वो आपने कह ही दिया कि भाई पहला साल है तो बहुत कुछ मिलेगा, इसकी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम प्री बजट डिस्कशन कर रहे हैं और ये सिर्फ जो अलग अलग सेक्टर से डिमांड उठ रही हैं उसको हम आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि बजट एक कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो ना लीक होता है ना उसके बारे में कोई आपको बताता है। एक 2047 की झलक तो यकीनन कल के बजट में नजर आएगी, लेकिन 2024 के लिए कितनी झलक होगी, 2025 के लिए कितनी झलक होगी, और जो मोदी 3.0 शुरू हो रहा है उसमें कितनी उम्मीदों पर यह बजट खरा उतरेगा। मेरी सहयोगी श्वेता भी बनी हुई है, जैती भी बनी हुई है, उनके साथ पैनल भी बना हुआ है। लेकिन स्मार्ट सिटीज की बात बहुत हुई और स्मार्ट सिटीज के साथ सिटी को डेवलप करने की बात बहुत हुई बीते 2 टेन्योर में। लेकिन क्या आपको अभिषेक भाई लगता है कि वाकई में बेहतरीन काम हुआ, और जो मोदी 3.0 है इसमें अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या आपको स्कोप नजर आता है? देखिए विजेंद्र, 10 साल से बजट पेश हो रहा है मोदी सरकार का, और इसमें ये मतलब कहा जाता है, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो इकोनॉमी का जो शहर है वो इकोनॉमी के ग्रोथ इंजन है। तो उस लिहाज से मोदी सरकार ने हर बजट में शहरों पे फोकस किया है। आते ही इन्होंने अमृत योजना और स्मार्ट सिटी मिशन को लॉन्च किया था। तो लेकिन इस बार जो अगर हम तुरंत बात करें तो इस बार जो है जो अमृत योजना है वो 1 लाख से अधिक आबादी के जो शहर है उनके लिए। लेकिन इस बार ये उम्मीद जताई जा रही है कि जो छोटे शहर हैं, जो 1 लाख से कम आबादी के जो शहर हैं, उनमें उनके लिए, उनके विकास के लिए, उनमें जो आधारभूत संरचना के विकास के लिए घोषणा की जा सकती है। इसके अलावा जैसे अगर हम अमृत की बात करें तो अमृत में 4 चीजें कवर होती है, जिसमें सीवरेज शामिल है, पेयजल शामिल है, और ग्रीन स्पेस का विकास शामिल है, और वाटर बॉडी का कंजर्वेशन। तो ये भी उम्मीद है कि इनके कंपोनेंट बढ़ाए जा सकते हैं, ताकि और जो जैसे ड्रेनेज है, ड्रेनेज को बढ़ाया जा सकता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमृत में पैसा दिया सकता है। ऐसी स्मार्ट सिटी की अगर हम बात करें तो अभी पहला चरण है जिसमें 100 शहर चयन किए गए, और राजस्थान की बात करें तो 4 शहर है। तो ये उम्मीद है कि 100 से बढ़कर 500 तक संख्या जा सकती है। और एक सबसे बड़ी जो डिमांड है, जैसे मिडिल क्लास की भी हम कहें या जो ईडब्ल्यूएस के लिए हम कहें, तो जो रियल एस्टेट की भी डिमांड है कि 2022 में जो एक सब्सिडी मिलती थी, इंटरेस्ट सब्सिडी प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो 2022 में खत्म हो चुकी है। तो रियल एस्टेट की ये भी मांग है कि उसको कंटिन्यू किया जाए। इसके अलावा जो इनकम टैक्स में जो इंटरेस्ट की जो सब्सिडी मिलती है, जिसकी सीमा 2 लाख है, तो रियल एस्टेट की ये भी मांगे इसको 3 लाख किया जाए, ताकि लोग जो है हाउसिंग लोन के लिए प्रेरित हों, उनके मकान खरीदें। तो इस तरह से चीजें। इसके अलावा 8 शहरों की, पिछली मोदी सरकार में 8 शहरों की घोषणा की गई थी कि पूरे देश भर में 8 शहर सेलेक्ट किए जाएंगे। हर शहर के लिए 1000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। राजस्थान से भी कोटा के एक इलाके का प्रस्ताव गया था, तो उम्मीद है उसको लेकर कोई कंक्रीट घोषणा की जाएगी, ताकि राजस्थान को फायदे मिले। और बड़ी बात ये भी आती है विजेंद्र की, जो नगर पालिकाएं हैं, खासकर अगर राजस्थान की बात करें तो नगर पालिकाओं की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। हालांकि मोदी सरकार की तरफ से ये प्रयास हुए हैं कि उनका जो है इस तरह का कोई बॉन्ड लाया जाए, तो उस बॉन्ड को लेकर भी कोई बड़ी घोषणाएं की जा सकती है। तो कल का जो बजट होगा तो उसमें शहरों का जो है ध्यान रखा जाएगा, और शहर के लिहाज से जो स्मार्ट सिटी मिशन है उसको बढ़ाया जाएगा। अमृत में नए कंपोनेंट शामिल किए जाएंगे, और सबसे बड़ी बात जो सबसे वाकई जो उम्मीद बताई जा रही है कि जो छोटे शहर हैं 1 लाख से कम आबादी के, उनके लिए भी बड़ी घोषणा हो सकती है कि उनके विकास के लिए अमृत जैसी कोई योजना लॉन्च की जा सकती है। ये तो विकास का पहिया है, क्योंकि गांव से शहर, शहर से फिर स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी से फिर मुंबई और दिल्ली जैसे शहर। लेकिन एजुकेशन एक बड़ा मैटर है, और मोदी सरकार एजुकेशन पॉलिसी भी एग्जीक्यूट कर चुकी है। आपको क्या लगता है एजुकेशन सेक्टर के लिए क्या कुछ उम्मीद की जा रही है, और क्या कुछ ऐसा लग रहा है कि होना चाहिए?
देखिए बिल्कुल विजेंद्र, वैसे आमतौर पर कहा जाए जनता जब देखती है टीवी तो उनको यही उम्मीद रहती है कि हमारे लिए क्या, ज्यादा टेक्निकल में नहीं घुसती है, ज्यादा लॉजिकल नहीं होती है। लेकिन 3 बातों पर फोकस होगा, क्योंकि पहली चीज उम्मीदें ज्यादा क्यों है, क्योंकि अगर स्कूल एजुकेशन की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, स्कूल एजुकेशन का जो इसी साल का अंतरिम बजट था उसमें 73,000 करोड़ रुपए व्यय हुए, जो इस बार का बजट था अंतरिम बजट में, जो कि अब तक के पिछले वर्षों से सबसे ज्यादा था एजुकेशन सेक्टर पे। और हर बार जो बजट रहा है पिछले वर्षों में, मोदी सरकार ने हमेशा उस बजट को बढ़ाया है, 8% बढ़े, 10% बढ़े या 4% बढ़े। उच्च शिक्षा की अगर बात करें, 43,000 करोड़ पिछले वर्ष जो था वो 43,000 करोड़, इस बार जो अंतरिम बजट में 43,000 करोड़ रुपए व्यय किए गए, जो कि पिछली बार से 5% अधिक था। इस बार भी उच्च शिक्षा को लेकर भी कहा जा रहा है, और दोनों में ही जो 8% बढ़ोतरी की बात कही जा रही है कि दोनों में परसेंटेज बढ़ेगा। हो सकता है कि 8% बढ़ा, इससे 8 से 10 भी हो सकता है। पहली ये चीज इसलिए उम्मीदें ज्यादा है कि जब फंडिंग जो चीजें होती है, चाहे पीएमश्री स्कूल है, अगर स्कूल एजुकेशन की मैं बात करूं, पीएमश्री स्कूल है, पीएमश्री के अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का, उसको लेकर बेहतरी के लिए कैसे कार्य कर सकते हैं, उसको लेकर भी काम हो सकता है। और युवाओं की जो सबसे बड़ी समस्या है, आज मानसून सत्र हुआ, उसमें एक मुद्दा जो सबसे ज्यादा पिछले कुछ दिनों में जो सबसे ज्यादा बरपा जिस बात पे हंगामा, वो था नीट परीक्षा का। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या होती है जब पेपर लीक होता है, उससे ज्यादा ग्रसित है। तैयारी करते हैं बहुत समय तक, और उसके बाद जब उनको वो परिणाम नहीं मिलते हैं और वो पेपर लीक हो जाते हैं, उनके परिणाम आने से पहले उनकी उम्मीद वहीं टूट जाती है। तो सबसे ज्यादा युवा ग्रसित इस बात पर है कि वो पेपर लीक ना हो, उसके लिए वाकई वो इतनी सुदृढ़ व्यवस्था हो कि पेपर लीक जैसी दिक्कतें हैं जो ना हो। और साथ ही साथ जो अपकमिंग कोर्सेज हैं, स्किल डेवलपमेंट है, यूथ एम्प्लॉयमेंट है और बिजनेस इनोवेशन, राजस्थान के बजट में भी एक हिंट देखने को मिला था, क्योंकि स्कूल है और जो कॉलेजेस हैं उनमें दोनों में बिजनेस इनोवेशन को बढ़ावा देगी। आरएसएस ने भी पिछले एक बैठक में कहा था कि युवा के जो रोजगार के सृजन है उसको लेकर कैसे युवाओं को ज्यादा जोड़ा जाएगा। तो उस अपकमिंग कोर्सेज में एक तो टैक्सेस हैं, जो फीस के टैक्सेस हैं उनको कम किया जाए, जीएसटी होती है जो फीस की, उसको कम किया जाए। साथ ही साथ जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, पिछड़े क्षेत्र हैं, उनको ज्यादा आगे लाया जाए, उन तक पहुंचे चीजें, क्योंकि जो शहरी युवा है वो इतना सक्षम है कि किसी भी एप्लीकेशन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, पेपर के माध्यम से उस तक पहुंच जाता है। लेकिन जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं, बच्चे हैं, युवा हैं, उन तक वो चीज पहुंचे, ताकि उसका लाभ, जो चीज दी जा रही है, जिस पर पैसा खर्च होया जा रहा है, उस चीज को लेकर आखिर उसका कंजप्शन भी हो एटलीस्ट। बिल्कुल ठीक है, और हो सकता है ये हो भी जाए कि गांव के अंदर ई लाइब्रेरी के कॉन्सेप्ट को लाया जाए। लेकिन महिला सुरक्षा एक बड़ा इशू हमेशा से रहा। हम जानते हैं कि आप जानना चाहते हैं भाई क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, टैक्सेशन के जो स्लैब है वो बढ़ेंगे, कम होंगे, शेयर मार्केट में 8 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या वो भी टैक्स के दायरे में आएंगे या नहीं आएंगे, ये विमल जी से समझेंगे जरूर। लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर और महिला बाल विकास को लेकर आपको क्या लगता है, क्योंकि ये मोदी के सेंटर में तो रहा है लेकिन उसका इम्पैक्ट उस तरीके से नजर नहीं आया जितना होना चाहिए? विजेंद्र, मैं 2 चीजों को लेकर बात करना चाहूंगी, एक तो महिला बाल विकास और दूसरा सामाजिक न्याय। दोनों मैं देखती हूँ। महिला बाल विकास आपने पहले पूछा है तो इसको लेकर मैं जवाब देती हूँ। इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि जब हम राजस्थान का बजट देख रहे थे तो जो कहता है शिक्षा के तर्ज पर आंगनबाड़ियों को देखा गया। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से राजस्थान आंगनबाड़ियों पर फोकस कर रहा है तो इसी तरीके का केंद्रीय बजट में भी हमें चीज देखने को मिलेगी। महिला उत्पीड़न को लेकर हम काफी बार मुद्दा उठाते हैं और इस मुद्दे पर दिया कुमारी जो कि वित्त मंत्री है, उन्होंने राजस्थान चुनाव में बहुत बार बोला। तो केंद्रीय बजट में भी महिला उत्पीड़न को ध्यान में रखा जाए, ये मैं चाहूंगी, हम चाहेंगे, सब उम्मीद करेंगे। इसके अलावा अब हम बात करते हैं सामाजिक न्याय को लेकर। तो सामाजिक न्याय वो मंत्रालय है जिस पर विशेष फोकस जो है वो पीएम मोदी का या फिर मोदी सरकार का रहता है। पिछले केंद्रीय बजट की मैं बात करूं तो पिछले वर्ष 12% की बढ़ोतरी उससे पिछले वर्ष से ज्यादा रही थी, मतलब कि 13,134 करोड़ रुपए जो है वो दिए गए थे। तो 12% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बात है। तो इस बार भी ये उम्मीद की जा रही है कि भाई जैसे पिछली बार बढ़ोतरी हुई तो इस बार भी इस मंत्रालय को बहुत सी सौगातें मिलेंगी। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगी विजेंद्र इसमें कि चुनावों में दलित आरक्षण को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा रहा था, तो इस बार भी दलित के कल्याण के लिए बहुत सी चीजें आएंगी, इसको लेकर भी उम्मीद की जा रही है। एक पॉइंट ये भी है, पीएम आवास योजना जो है वो एक ड्रीम योजना है, उसके दायरे को भी बढ़ाया जाएगा, ये भी कहा जा रहा है, क्योंकि सामाजिक न्याय मंत्रालय ये जो विभाग है ये दलितों के लिए और पिछड़े वर्गों के लिए जो है वो काम करता है। उनके ये राष्ट्रपति के अभिभाषण में बताया भी गया था कि भाई किस तरीके से 5 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास हम बनाएंगे। एक चीज और इसमें मैं ऐड करना चाहूंगी, आपने भाषण की बात की, जब भी हम पीएम के भाषण को सुनते हैं, उनकी स्पीच को सुनते हैं, तो एक चीज जो है उसमें हमेशा दोहराई जाती है, वो होती है गरीबी हटाओ को लेकर, गरीबी कैसे खत्म करें। तो गरीब रेखा से लोगों को बचाने को लेकर भी इस बजट में कुछ ना कुछ जरूर आएगा। बिल्कुल, लेकिन अब हम उस हिस्से पर लौटते हैं जहां से आप सोचते हैं कि बजट शुरू होता है। तो विमल जी, क्योंकि सबसे पहले बताइए कि साइज क्या रहेगा बजट का?
देखिए, जहाँ तक बजट के साइज की बात करें, साइज में निश्चित रूप से इस बार भी बढ़ोतरी होगी। पिछले साल की तुलना में जो बजट का आकार है वो आकार बढ़ेगा। लेकिन जिस मुद्दे की आप बात करना चाहते हैं, वो जो बजट को जो देखा जाता है वो हर आम आदमी, चाहे वो टैक्स पेयर हो या नहीं हो, वो टैक्स को लेकर के जरूर देखता है। इस बार भी ये कयास लगाए जा रहे हैं कि चूंकि मोदी सरकार ने सबसे पहले इस बात की गारंटी दी थी कि जो तीसरा बजट आएगा, तीसरी मोदी सरकार का जो बजट आएगा उसमें लोगों को राहत मिलेगी, ये मोदी की गारंटी है। अब सवाल यही उठता है कि इस गारंटी को कितना पूरा किया जा सकता है। अब जो बजट में घोषणाएं होगी उसमें जो अपेक्षाएं हैं, वो अपेक्षाएं ये है कि जो टैक्स का स्लैब है उसमें कुछ चेंज किया जाए। स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो अभी 50,000 रुपये के आसपास मिल रहा है, उस स्टैंडर्ड डिडक्शंस की सीमा को बढ़ाया जाए, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन 2014 के बाद में 10 साल हो गए, अभी तक नहीं बढ़ा है। उम्मीद ये की जा सकती है कि इस बार इस स्टैंडर्ड डिडक्शंस की सीमा को बढ़ाया जाए। इसके अलावा जो ओल्ड रेजिम ऑफ इनकम टैक्स है और न्यू रेजिम ऑफ इनकम टैक्स है, इसमें कुछ जरूर निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन किया जाएगा, ऐसी अपेक्षा है। और इसमें ये हो सकता है कि जो न्यू रेजिम वाले जो इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसी राहत दी जाए जिस राहत को लेकर के आगे उनको कुछ अच्छा गुड फील हो। एक बात और जो खास बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे मेरे साथी अभिषेक ने भी कहा था कि जो होम लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट की जो सीमा है, उस सीमा को भी बढ़ाए हुए काफ़ी समय हो गया। उम्मीद ये की जा रही है कि जो 2 लाख रुपए की इंटरेस्ट की सीमा, उसको बढ़ा करके 3 लाख किया जा सकता है, और हो सकता है 3 से ज़्यादा भी किया जा सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है। जहाँ तक सरकार की माली हालत का सवाल है, इसमें कोई संदेह नहीं कि डायरेक्ट टैक्सेज के रूप में और इनडायरेक्ट टैक्सेज के रूप में सरकार के खजाने में पर्याप्त पैसा आ रहा है। अगर सरकार चाहे तो इस पैसे को वापस जनता को डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। आप ग्रोथ की बात करें, जीएसटी की बात करें, एक सबसे बड़ा इशू जीएसटी को लेकर के है। सबसे बड़ी उम्मीद अगर है तो वो जीएसटी की है। जीएसटी को, पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए या नहीं लाया जाए। हालांकि ये फैसला जीएसटी काउंसिल में होना है, लेकिन सरकार इस बजट में कुछ हिंट दे सकती है, और अगर ऐसा होता है तो निश्चित रूप से पूरे देश के अंदर काफ़ी बड़ा बदलाव आएगा। और जो जीएसटी की रेट्स और जो पेट्रोल डीजल की रेट्स के अंदर जो चेंजेस हैं, उन चेंजेस के अंदर एक आम आदमी को राहत मिलेगी। एक और बहुत महत्वपूर्ण इशू है, वो इशू है जीएसटी की दरों को लेकर के। अभी जो जीएसटी की जो स्लैब्स चल रही है, उन स्लैब्स में भी कमी करने की कोशिश की जा सकती है, ऐसी भी बजट से अपेक्षा की जा रही है। ठीक है, अब मैं 1-2 रैपिड फायर, क्योंकि आप इस डिपार्टमेंट को देखते हैं। पहला तो ये कि किन किन चीजों में छूट मिल सकती है, राहत मिल सकती है, कौन कौन सी चीजें महंगी हो सकती हैं? 2-2, 4-4। देखिए, 2-2, 4-4 चीजों के बारे में बात नहीं की जा सकती, क्योंकि चीजों के ऊपर जो प्राइस के ऊपर जो फर्क आता है वो जीएसटी के कारण होता है, और जीएसटी का जो इशू है वो काउंसिल के अंदर डिस्कस होता है, उसको बजट के अंदर छेड़ा नहीं जाता। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है रेलवे को लेकर के। रेलवे में जब कोरोना कॉल आया था, उसके बाद में बहुत सारी छूटें खत्म कर दी थी। अब उम्मीद ये की जा सकती है, चूंकि मोदी की गारंटी का टाइम है, इसलिए इस बात की पूरी उम्मीद की जा सकती है कि जैसे सीनियर सिटीजन्स को जो कंसेशन मिलना है, उस कंसेशन के ऊपर सरकार कुछ करे, या इसके अलावा जो दूसरी रात। शेयर बाजार को लेकर, क्योंकि क्रिप्टो क्रैश हो चुका है देश में, शेयर बाजार को लेकर पिछली बार कुछ लिमिटेशंस लगाई गई थी। आपको लगता है कि शेयर बाजार को लेकर कठोर कदम उठाए जा सकते हैं? देखिए, कठोर कदम की बात तो इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि शेयर बाजार लगातार बढ़ रहा है, और देश के अंदर फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है। अगर हम पिछले सप्ताह की बात करें तो पिछले सप्ताह 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का एफआईआई ने इन्वेस्टमेंट किया है। उम्मीद ये की जा सकती है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, उसकी जो 10% की टैक्स की रेट है, उसमें कुछ चेंज कर दे। अगर उसमें 10% की रेट को सरकार 8% या 5% करती है, तो इसमें कोई शक नहीं किया जा सकता कि कल शेयर बाजार रॉकेट होगा, और अगर 10% को 15% कर दिया जाए तो वो डाउन होगा। ठीक है, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, और इसलिए हमारे कहने पर पैसा मत लगाइएगा, क्योंकि हम सिर्फ असम्पशंस आपको बता रहे हैं। जैती, ओवर टू यू, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर, इसको देश की रीढ़ की हड्डी आज के तौर पर माना जाता है, और जिस तरीके से भारत में यूनिकॉर्न क्रिएट हो रहे हैं, आने वाले 10 से 15 साल में हो सकता है वर्ल्ड में टॉप 3 में हम हों। ओवर टू यू।
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं विजेंद्र, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर जो कि जीडीपी में अगर परसेंटाइल ग्रोथ की अगर बात करें तो लगभग 30% और 35% के बीच योगदान देता है, रोजगार मुहैया करवाता है। हमारे साथ एक्सपर्ट भी मौजूद है एमएसएमई से अजय गुप्ता जी। गुप्ता जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आपसे बात करें उससे पहले सूक्ष्म, लघु और मझोले, ये 3 उद्योगों की बात जब हम करते हैं, जिक्र होता है तो लोगों के लिए बहुत बड़ा व्यापक द्वार है इस चीज का, लेकिन एमएसएमई इकोसिस्टम को इस बार बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है इस बजट से। क्या है इस बार एमएसएमई इकोसिस्टम को बजट से? एमएसएमई के जैसे आपने कहा कि इंडिया के जीडीपी में 35% के आसपास 30-35% के आसपास कंट्रीब्यूट करता है, और एमएसएमई में चैलेंजेस बहुत हैं। एक तो अभी आप देखेंगे कल जो आया सर्वेक्षण आए हैं, और उसके पहले बीजेपी का जो मैनिफेस्टो था तो उन्होंने उसमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा बातें करी, और स्टेट गवर्नमेंट का बजट भी था तो आप देख सकते हैं कि उसमें टेक्नोलॉजी की बात करी। गवर्नमेंट समझ रही है कि बिना टेक्नोलॉजी को एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हम आगे नहीं बढ़ सकते। देखिए अभी क्या है, हम ये बात कर रहे हैं कि डिफेंस को इंडिपेंडेंट बनाएंगे, डिफेंस एक्सपोर्ट बढ़ना चाहिए। जितने भी सेक्टर की बात करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस ले लीजिए, रेलवे ले लीजिए, जहाँ भी आप बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो एमएसएमई का इकोसिस्टम आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। और एमएसएमई के इकोसिस्टम में आज चैलेंजेस क्या है? एक हमको आज एमएसएमई के बारे में आप पूरे देश में देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आती है, 45 दिन का पेमेंट, उसके बारे में आंदोलन भी हुए, सब कुछ हुए, लेकिन असल में उस कंसेप्ट को बहुत लोग कम समझ पा रहे हैं। मैं जयपुर में आदरणीय निर्मला सीतारमण जी आई थी, यहाँ पर मेरठ में प्रोग्राम था, मैं ही मौजूद था, और उनकी क्लियरिटी बहुत अच्छी लगी मुझे, क्योंकि यहाँ के जो व्यापारी थे उनको बड़ा कन्फ्यूजन था कि 45 दिन को बोला था, हमें तो 90 दिन 120 दिन की बात होती है। असल में 45 दिन की जो समय सीमा है उसको सीरियसली गवर्नमेंट को, मेरे को लगता है कि कल उसमें अनाउंसमेंट होगा और उसके लिए सीरियसली कुछ कार्य किया जाएगा। क्योंकि आज आप देखिए एमएसएमई बेसिकली इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर है, एंटरप्राइज के रूप में हमने ट्रेड को जोड़ दिया, तो इसलिए लोगों को लगा कि हमारी लिमिट्स टाइम ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे कि आज की तारीख में जब जीएसटी चल जाता है तो आपको 45 दिन के पेमेंट आना ही चाहिए। और सबसे बड़ा डिफॉल्टर कौन है? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स, पीएसयूज। तो मुझे लगता है कि जो भी डिफ्लेक्शंस आए हैं, जो निर्मला सीतारमण जी यहाँ पर आई थी, तो उनका थॉट प्रोसेस बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया था। बहुत बड़ा रिलीफ मुझे लगता है कल मिलना चाहिए। इसके अलावा फंड फ्लो, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे भी अनाउंसमेंट्स होंगे। और तीसरा इसमें सबसे बड़ा देखिए चैलेंज क्या है, जब जीडीपी की हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की, 2047 का भी विजन लिया है। टेक्नोलॉजिकल ऑब्सोलेंट बहुत बड़ा चैलेंज है, और किसी भी देश को ग्रो करने के लिए बड़ी इंडस्ट्री तब आएंगी जब एमएसएमई का वेंडर बेस उनको मिलेगा। आज आप कहीं भी देख लीजिए, चाइना देख लीजिए, जापान देख लीजिए, साउथ कोरिया देख लीजिए, यूरोप देख लीजिए, जो बड़े एंटरप्राइजेस हैं उनको पूरा एक बेस मिला, पूरे शहर के शहर बने हुए हैं, और वो सारी सोर्सिंग एमएसएमई यूनिट से करते हैं। यहाँ पर चैलेंज ये है कि एमएसएमई यूनिट के साथ सोर्सिंग करने वाली बड़ी कंपनी का कंसेप्ट को अभी भी समय लगेगा हमें वो चीज़ देखने में। तो लगता है कि इन सब चीज़ों में बात करने के लिए सरकार R&D पे एक्सपेंडिचर बढ़ाएगी। आज आप जीडीपी परसेंटेज R&D का परसेंटेज देखेंगे तो हम 2% के आसपास आते हैं। यदि आप चाइना को देख लें, चाइना का भी ग्रोथ रेट जितना फास्ट हुआ है, डेवलप्ड नेशंस के भी देख लें, तो 5 से 6% R&D का पे एक्सपेंडिचर होना चाहिए। स्पेंडिंग के साथ साथ टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करना चाहिए, और टेक्नोलॉजी को कमर्शलाइज करने के लिए एमएसएमई सेक्टर और स्टार्टअप आएंगे। आपको जब तक टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप और एमएसएमई नहीं आएगा, जब तक ये जो विजन है इनके बारे में बात नहीं कर पाएंगे। देखिए एक चीज़ आदरणीय मोदी जी ने अनाउंस करी, ड्रोन दीदी प्रोग्राम, लखपति दीदी प्रोग्राम। अब उसमें चैलेंज क्या है? आपको 1 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को महिलाओं को ड्रोन देने, अब ड्रोन तो बनते ही नहीं इंडिया में। आपको 10 लीटर या 20 लीटर 40 लीटर बिल्कुल सर, और कुल मिलाकर के उम्मीदें तो है ना कल के लिए बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। ठीक है, उम्मीदें पूरी भी होंगी क्योंकि इस बार जो आत्मविश्वास नजर आया है, बहुत ज्यादा उम्मीद है कि गवर्नमेंट के बड़े कंक्रीट अनाउंसमेंट। ठीक कह रहे हैं सर आप। और मोदी सरकार के 3.0 कार्यकाल में आज जब बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और साफ तौर पर एक झलक उन्होंने दी, झलक 2047 बजट की लगातार जारी है। इस चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल भी जुड़ा हुआ है, लौटेंगे, लेकिन यह वक्त एक छोटे से विराम का, जल्द होंगे हाजिर। करते हैं 2047 की झलक, जो लगातार चर्चा हमारी जारी थी। बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हैं। और पंकज घिया जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। हम ब्रेक में जाने से पहले, उससे पहले भी जब चर्चा हो रही थी, तो टैक्स, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, सेक्शन है जो हर वर्ग से जुड़ा हुआ है। आम जन की टैक्स के साथ साथ कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत ही महत्व रखता है, और इसलिए कॉर्पोरेट जगत को भी उम्मीदें बहुत ज्यादा है। क्या लग रहा है आपको कि कल कुछ हो सकता है बेहतर? कॉर्पोरेट टैक्स में काफी बदलाव की उम्मीद है।
कॉर्पोरेट टैक्स की जो पीक रेट है उसमें कमी की गुंजाइश है, क्योंकि उन्होंने नए कॉर्पोरेट्स के लिए तो रेट कम कर दिए, 15%, 20%, 25% अलग अलग स्लैब है, लेकिन ओल्ड इंडस्ट्रीज के लिए अभी भी 30% प्लस सरचार्ज के स्लैब है, तो उसमें काफी चेंजेस की उम्मीद है। एक बड़ी एनामोली है कि जो LLP है और कंपनी है उसकी टैक्स रेट में बहुत कंफ्यूजन है, और पार्टनरशिप और LLP में सेम रेट रख दी है, जबकि उसकी रेट कम होनी चाहिए, क्योंकि सरकार चाहती है कि LLP को बढ़ावा मिले और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप बढ़ती जाए। इसलिए साथ के साथ अगर हम देखें तो स्टार्टअप जो क्रिएट कर रहे हैं वहां पर उनको एक 3 इयर्स मोरेटोरियम की जरूरत है, कि 3 इयर्स टैक्स से उनको मोरेटोरियम मिले, जो भी प्रॉफिट आ रहा है फर्स्ट 3 इयर्स में वो उनके वर्किंग कैपिटल के रूप में यूज होता रहे। इसलिए वो एक बहुत बड़ा डिमांड है जो हम मानते हैं कि उसमें कमी होनी चाहिए। मर्जर, अमालगमेशन, ट्रांसफर और गुडविल की रेट, इस पे एक क्लैरिफिकेशन की उम्मीद है। हम मान रहे हैं कि मर्जर अमालगमेशन पे जो कंफ्यूजन होता है और जो टैक्स रेट्स आ जाती हैं उनमें क्लैरिटी आनी चाहिए, और उस पर काफी कम फर्क आना चाहिए। इनकम टैक्स में बजट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल करीब करीब 18%, 19% की ग्रोथ रही है, और कॉर्पोरेट टैक्स में भी ग्रोथ रही है, और उसका नतीजा है कि कॉन्सिक्वेंट ग्रोथ GST कलेक्शन में भी 20% की आई है। अगर आप देखेंगे तो वर्तमान में टोटल डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए हो चुका है, और GST जो है वो 22 लाख करोड़ का कलेक्शन है। तो अगर आप इन सबको देखते हैं और इनमें दोनों में ग्रोथ ईयर टू ईयर बेसिस पे अगर हम देखेंगे तो 17 से 20% है। अगर ये कंसेशंस आते हैं, अगर सरकार जो चाह रही है, और सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, जो PLI योजना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, जो वोकल मैन्युफैक्चरिंग की योजना है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दे, उसमें अगर वो इंसेंटिव और बढ़ाते हैं और कुछ नई इंडस्ट्रीज को, कुछ नए कॉर्पोरेट्स को उसमें कवर करते हैं, तो आप मानकर चलिए कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जो हम अभी 7 या 8% फोरकास्ट कर रहे हैं, ये और भी तेजी से बढ़ सकती है। जी पंकज जी, बिल्कुल अहम बात की। लेकिन अरुण अग्रवाल जी, अरुण जी, हम उद्योगों की बात करते हैं, लेकिन जब हम व्यापार की बात करते हैं, किसी बिजनेस की बात करते हैं, व्यापारी कहता है कि हम कमा के तो सरकार को ज्यादा देते हैं, लेकिन उस लिहाज से सरकार हमें नहीं देती है, यानी सरकार उतनी मदद नहीं करती है। क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल आप सही कर रहे हैं श्वेता जी। सरकार को ये, क्योंकि हम टैक्स कलेक्टर है, हम सरकार के लिए टैक्स कलेक्ट करके सरकार के खजाने में भर देते हैं, जिससे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारा डेवलपमेंट देश का होता है। इसके लिए मैं 2 महत्वपूर्ण सुझाव यहाँ देना चाहूंगा। एक, अभी जो नई पॉलिसी आ रही है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इसमें हमको उम्मीद है कि इस बजट में कोई क्लस्टर स्कीम लेके आएगी। क्या उससे क्लस्टर स्कीम लाने से उस प्रोडक्ट का वहाँ विकास होगा, एक्सपोर्ट हब होगा, और वहीं जैसे हमारे राजस्थान की बात करता हूँ, ऑयल रिफाइनरी बाड़मेर क्षेत्र है, तो ऐसे में क्लस्टर स्कीम को लाएं। दूसरी बात ये कहूँगा कि जो वेस्टेज होते हैं, रिसाइकलिंग वर्ल्ड में जो बेस्ट प्लांट एंड मशीनरी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के है, वो सर्च करे वर्ल्ड में, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन का जो नारा है वो जब भी सफल होगा जब वर्ल्ड में बेस्ट रिसाइकलिंग मशीनें, प्लांट एंड मशीनरी आएगी, और उस पर गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मैक्सिमम सब्सिडी दे, जिससे लोग अपने आप स्वप्रेरित होकर वहां लगाए, और कचरा मुक्त भारत होगा, कचरा मुक्त इंडस्ट्रियल, उसके लिए STP, ETP प्लांट लगाने पड़ेंगे, जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में भी लग सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो सरकार को इनिशिएट लेना पड़ेगा, सरकार को समझना पड़ेगा, जैसा मैं पहले भी बोला था कि टैक्स टेरर की भावना जो प्रवृत्ति है अपने हिंदुस्तान में या भारत में, टैक्स की रेटें इतनी कम कर दी जाए जिससे लोग स्वप्रेरित, जैसे अभी सेक्शन 43BH की बात कर रहे थे, उसमें 45 दिन 50 दिन में पेमेंट करना, ये करना, ये सब चीज से बाहर आके ब्रॉड माइंड, जब भी हम बढ़ की 3rd इकोनॉमी में पहुंचेंगे, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तो निश्चित रूप से, क्योंकि मिशन भारत का लेके सपना जो हमारे प्रधानमंत्री चल रहे हैं 2037 का, 100 साल का, और ये सब मिशन डेवलपमेंट अमृतकाल महोत्सव चल रहा है। ऐसे में व्यापार MSME रीट की हड्डी है, केंद्र इस पे प्रायोरिटी से ले तो इस पर काम किया जा सकता है। बिल्कुल MSME के लिए स्पेशल पैकेज लाया जाए, MSME को छूट दी जाए ब्याज में, MSME को छूट दी जाए बिजली की रेटों में, तो निश्चित रूप से MSME जो सबसे बड़ा सेक्टर है देश के व्यापार उद्योग का,
होगा, वो डेवलप करेगा तो देश विकास करेगा। बिल्कुल, देश विकास करेगा। जगदीश जी, अब देखिए, हम हर एक चीज जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम बात तो करते हैं कि सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, तो दो मुद्दे आते हैं, महंगाई और बेरोजगारी। दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करना है, नए नए उद्योग स्थापित करने हैं, और उद्योग जब लगेंगे तो रोजगार मिलेगा, बहुत सारी चीजें होंगी उससे, यानी कि सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लेकिन जगदीश जी, क्या आपको लगता है कि उद्योगों को बढ़ावा देने की बात कही जाती है, बजट में उसे कहा जाता है, कई बार कहा भी जाता है, कई बार सिर्फ बातें हो जाती है, आपको लगता है कि उद्योगों का विकास अगर हो और ज्यादा से ज्यादा स्थापित किए जाए तो कई और समस्याएं हैं जिसका समाधान हो सकता है? देखिए, एमएसएमई जो है, आज देखा जाए तो लेबर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक सबसे बड़ा एमएसएमई उद्योग है, जिसके अंदर हाईएस्ट लेवल पे हम लोग एम्प्लॉयमेंट देते हैं। हमने पिछली बार काफी 10 साल से हम लोग लिख रहे हैं कि जो मनरेगा योजना है उसको इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े। उसमें एक सिस्टम बना दिया जाए कि कुछ पेमेंट उनको हम दें और कुछ सरकार से मिले, तो प्रोडक्शन में जुड़े, प्रोडक्टिविटी से मनरेगा जोड़े। आज एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। आज एमएसएमई के अंदर क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रियल एरिया के साथ में एमएसएमई के लिए एक स्पेशल पैकेज बजट हो, जिसके अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, साथ में एक्सपोर्ट प्रमोशंस के रिलेटेड जो दूसरी चीजें हैं, जो दूसरे स्कीम्स है, वेंडर डेवलपमेंट है, जिसमें सिर्फ इंटरनेशनल बायर्स आए और मार्केट के नए एरा खुले, इस पे काम होना चाहिए। आज एमएसएमई हाईएस्ट टैक्स देने के बाद भी, आज एमएसएमई आप देखें तो अगर किसी बैंक के साथ अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो आरबीआई में लिख के देता है, दूसरी जगह लिख के देता है, वहां पे कोई सुनवाई नहीं होती है कि एमएसएमई के लिए कोई प्रकार के लिए एक अलग से सेफ गार्ड हो कि अगर उसकी कोई प्रॉब्लम है बैंक के साथ, उसके कोई चीटिंग हुई है या कोई उसके टैक्स में, इंटरेस्ट में, पेनल इंटरेस्ट में, हिडन चार्जेज में आज कोई प्रॉब्लम हुई है। तो इसी तरह के सीजीटीएस एसएमई के लोन जो एमएसएमई के लिए डिजाइन किए थे, आज सीजीटीएस एसएमई आधी बैंक से ज्यादा बैंक के सीजीटीएस एसएमई का लोन नहीं देती है। एमएसएमई को इसी वजह से आज देखा जाए तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है कि वहां पे उनको सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि वहां पे इजी फाइनेंस अवेलेबल नहीं होता एमएसएमई के अंदर। सर्विस सेक्टर के अंदर जो टर्नओवर के लिए अलग उन्होंने, हमने अभी कई बार लिख के भी दिया है बजट के लिए भी, कि सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो वेयर हाउस हो, चाहे वो लॉजिस्टिक हो, सबको सेम तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर्विस सेक्टर में लिमिट 10 लाख है, इसमें 20 लाख है, वो 40 लाख तक के में ऐसे, 1.5 करोड़ तक ऐसे। आप देखिए, जीएसटी के पहले एमएसएमई की स्थिति ये थी कि 1.5 करोड़ रुपए तक की एक्साइज की छूट थी। स्टेट वाइज जो इंडस्ट्री है, जो जिस स्टेट, तो ये मुश्किलें जीएसटी के बाद से शुरू हुई, आप भी कह रहे हैं? ये इसलिए एमएसएमई के लिए सबसे ज्यादा हुई है, क्योंकि ठीक है, क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्री। जगदीश जी, बिल्कुल अहम मुद्दा आपने उठाया और ये इंपॉर्टेंट भी है। अजय गुप्ता जी भी हमारे साथ है, एमएसएमई सेक्टर के विशेषज्ञ हैं। अजय जी, बिल्कुल जगदीश जी यहाँ पर बेहद अहम बात कह रहे थे, और एमएसएमई सेक्टर क्योंकि सरकार की प्रायोरिटी में रहता है, रोजगार सबको सरकार नहीं दे सकती, लेकिन रोजगार देने लायक आपको बनाने की कोशिशें होती है और उसके लिए लोन भी प्रोवाइड किया जाता है। क्या वाकई में फाइनेंशियली अगर बात करें तो एमएसएमई सेक्टर के लिए मुश्किलें हैं? सीता जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जगदीश जी, कि एमएसएमई को बढ़ाए बिना अपन जो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं अचीव नहीं होगा। और एमएसएमई को बढ़ाने के लिए आपको टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और स्किल लेबर सभी की बात करनी पड़ेगी, इंक्लूडिंग पेमेंट्स। आज की तारीख में सबसे बड़ी समस्या है कि एमएसएमई के लिए कायदे कानून तो भारत सरकार ने बहुत बना रखे हैं, और लेकिन कायदे कानून को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट हैं, जो पीएसयूज हैं, वो ही फॉलो नहीं करते। आज की तारीख में 45 डेज की जो पेमेंट की जो शर्त है, जो कानून है, उसका सबसे ज्यादा कोई उल्लंघन करता है तो सरकारी डिपार्टमेंट करते हैं। और सरकारी डिपार्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि जो भी एमएसएमई के लिए कायदे कानून है, उनको सरकारी डिपार्टमेंट्स को तो समझाना बहुत जरूरी हो गया। इसके साथ साथ यदि हमें आगे बढ़ना है, जैसे मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बोला, क्लस्टर के साथ साथ R&D पे जब को हमें स्पेंडिंग बढ़ानी पड़ेगी, और स्पेंडिंग के बढ़ाने पर यह देखना पड़ेगा, जब हम कह रहे हैं कि हमको एक्सपोर्ट इकोनॉमी बढ़ानी है, डिफेंस की चीजें बढ़ानी है, टेक्नोलॉजी चीजें बढ़ानी है, तो एमएसएमई के यूनिट्स वेंडर बनेंगे इन बड़ी कंपनियों के। और जब तक आज आप पीएलआई स्कीम में दुनिया भर के पैसे दे रहे हो बड़े बड़े कंपनियों को इंडिया में लाने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि उनके साथ आप ये शर्तें नहीं लगा रहे कि आप वेंडर बेस्ड एमएसएमई को बनाएंगे। यदि आप बड़े, मान लीजिए चिप का प्लांट लगाना चाहते हैं, चिप का प्लांट आ रहा है, लेकिन चिप के प्लांट के साथ पीएलआई तो आप बहुत दे रहे हैं, उनको 10,000 करोड़ की पीएलआई देने की बात कर रहे हैं, लेकिन कहीं ये शर्त नहीं जोड़ी है आपने कि आपको
अपने साथ उस रीजन में जहां आपका फैक्ट्री लगेगी आपको एमएसएमई के वेंडर ही लगाने पड़ेंगे, आप उनसे सोर्सिंग करिए। यदि ऐसी चीजें करेंगे तो डिफेंस से लेकर सब जगह हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। देखिए एमएसएमई के लिए कंक्रीट पॉलिसी लानी पड़ेगी। और मुझे लगता है जो अभी मैंने जो बजट पूर्व सर्वेक्षण देखा है, जो डॉक्यूमेंट देखे हैं गवर्नमेंट के, और जो निर्मला जी जयपुर में आई थी तब समझ में सुना उनको, तो लगा है कि एमएसएमई के बारे में सरकार के पास बहुत कुछ सुझाव गए हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस बार सीरियसली एमएसएमई को कंप्लीटली मेकओवर करने के साथ साथ में बारे में कुछ अनाउंसमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और इसलिए इंतजार भी है क्योंकि ये सेक्टर बार बार गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है कि सेक्टर उनकी प्रायोरिटी में है और बहुत कुछ इसके लिए कर रही है, लेकिन बजट में क्या आता है ये भी बेहद और एमएसएमई की सारी स्कीमों को हमें कोलाज करना पड़ेगा। आप देखिए आज की तारीख में एमएसएमई मिनिस्ट्री और डीसीएमएसएमई की आप वेबसाइट देखेंगे तो 35 से ऊपर स्कीम है, हर एक की अलग वेबसाइट है। तो कहीं ना कहीं हमें 90% एमएसएमई को उनका फायदा लेने का भी तरीका नहीं आता। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें भी समझनी होगी, तो ये चीज समझनी पड़ेगी। और उनका इजी आप जो देना चाहते हैं इजी प्रोसेस में दीजिए ना उनको, साथ में उनको टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और बड़ी कंपनियों के साथ लिंकेज करने का भी काम करना पड़ेगा, उसमें बैंक को भी जोड़ना पड़ेगा, प्रोसेस भी आसान हो, समझ भी सके, तभी उसे बेहतर आगे बढ़ा सकेंगे, उसका फायदा उठा सकेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अजय जी, लौटेंगे आपके पास। शुभांग मित्तल जी हमारे साथ। शुभांग जी से पहले बातचीत भी हो रही थी ज्वेलरी को लेकर कि ज्वेलरी सेक्टर किस तरह से प्रभावित होता है या क्या उम्मीदें मुश्किलें जो आती, कस्टम को लेकर आपने बात की थी, क्या वाकई में जयपुर ज्वेलरी की बात करें या फिर राजस्थान के इस बिजनेस की बात करें, एक्सपोर्ट होता है, कुछ नया करने की बात भी या केंद्र तक पहुंचाई गई? क्योंकि सुझाव केंद्र की तरफ से भी मांगे जाते हैं। इस सेक्टर की सबसे बड़ी उम्मीद कौन सी है जिसका इंतजार आप कर रहे हैं? सबसे बड़ी उम्मीद इस समय यह है कि हमारी कैश लिमिट बढ़ाई जाए। गवर्नमेंट ने ज्वेलरी सेक्टर के लिए भी 2 लाख रुपए की कैश लिमिट कर रखी है, जो कि आज की तारीख में 75,000 रुपए के सोने के भाव में बहुत कम है। कोई भी गांव देहात से, देशावर से कोई भी ग्राहक आता है वो 2 लाख रुपए में मात्र 25 से 27 ग्राम तक सोना खरीद सकता है। बाकी उसके लिए बाकी काफी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। तो मेरे को या पूरे सभी ज्वेलर्स को ये उम्मीद है कि ये 2 लाख से बढ़कर 5 लाख कैश लिमिट की जाए, एक सबसे बड़ी है। दूसरी एक सबसे बड़ी समस्या है कि इसमें ईएमआई बंद कर दी। अब जो डेप्रिशिएट आइटम है उनमें तो ईएमआई चालू है और ये एप्रिसिएशन वाला आइटम है इसमें आरबीआई ने ईएमआई बंद कर दी। जबकि इसमें ईएमआई कोई आदमी 50,000 की कोई ज्वेलरी लेना चाहता है, वो 5-5 हजार रुपए करके देना चाहता है, तो उसके लिए वो बैन है आरबीआई की तरफ से ईएमआई। उसको हम चाहते हैं कि उसको चालू किया जाए, उससे दोनों तरफ से राहत मिलेगी, कस्टमर को भी मिलेगी, हमारा भी बिक्री बढ़ेगी। क्योंकि एक मुश्त राशि ना होने की वजह से भी चाह कर भी लोग नहीं ले पाते। और अगर इसको इंस्टॉलमेंट ईएमआई में कर दिया जाए तो ये राहत दोनों तरफ से। रिक्वेस्ट केंद्र सरकार से काफी बड़ी है जी कि कैश लिमिट बढ़ाई जाए और ईएमआई चालू की जाए। बिल्कुल ठीक है। स्वर्णिम जी का रुख करते हैं। स्वर्णिम जी, देखिए अब सरकार तो कल बजट ला रही है, अलग अलग सेक्टर को उम्मीदें क्या है उस पर भी हम बात करें। कल 11 बजे जब बजट पेश होगा उसके बाद तस्वीर साफ होगी कि क्या हुआ क्या नहीं होगा। लेकिन एक बात है, क्योंकि हर साल बजट को आंका जाता है कि चुनावी बजट है या भी क्योंकि नई सरकार बनी, पहला बजट है, लेकिन सरकार के जो नंबर्स थे उस हिसाब से नहीं आया और ऐसे में माना जा रहा है कि राहत सरकार पहले बजट में भी दे सकती है। विपक्ष इसे कैसे देखता है? देखिए बिल्कुल राहत देनी ही चाहिए। सबसे पहले चीज मैं 3 या 4 पॉइंट में खत्म करूंगा अपनी बात। किसानों के कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर, इन पर जो जीएसटी लगाई पहली बार मोदी सरकार ने, उसे दूर करके किसानों को राहत देनी चाहिए। अग्निवीर जैसी योजना बंद करके और अपने पूरे जितने कहना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन जितने भी विभाग हैं उनमें वैकेंसीज हैं 10 लाख से अधिक, उनको तुरंत भरने का कदम उठाना चाहिए। और जैसे बार बार बात हुई एमएसएमई सेक्टर की, बिल्कुल सही बात है कि सबसे ज्यादा जॉब प्रोवाइडिंग सेक्टर यही है जिसमें इस सेक्टर पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मोदी सरकार का केवल ध्यान बड़े उद्योगपतियों पर, इस सेक्टर पर नहीं है। और सबके लिए सबसे पहली चीज और जरूरी शर्त यह है, चीन से जो हमारी सस्ते माल की आयात पर निर्भरता बढ़ी है उसको समाप्त करे केंद्र सरकार तुरंत, क्योंकि इस वक्त जितना आयात चीन से हो रहा है उतना कभी नहीं हुआ। और देखिए मैं एक आंकड़ा देता हूं छोटा सा, यूपीए सरकार के दौरान जो हमारे सैलरीड क्लास पीपल थे वो 14% से 24% हुए थे। आज मोदी सरकार के शासन में 24% से 21% ये घटा है। दूसरी चीज ये है कि इनको जो कर्मचारी हैं हमारे उनके लिए एनपीएस योजना को अब ये रिव्यू कर रहे हैं, ये बात सामने आई है, ओपीएस पर आना चाहिए, इसको तुरंत बदलना चाहिए। मेडिकल जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर जो एक्सपेंडिचर वो बढ़ाना चाहिए, क्योंकि वो जीडीपी का जो केवल 0.8% है। आयुष्मान योजना जो है उसकी लिमिट बढ़ा दी जाए तो राहत मिल सकती है। आयुष्मान योजना की लिमिट नहीं, उसका दायरा बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ पे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना थी, प्रत्येक राजस्थानी के लिए थी, ये एक लिमिटेड दायरे के में जो सीमित लोग हैं उनके लिए
ये है, इससे काम नहीं चलेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। और ये बहुत समझने वाली बात है कि 25 लाख क्योंकि तक वक्त भी की खत्म हो रहा है, वक्त भी खत्म। स्वर्णिम जी ठीक है, अच्छे सुझाव आपने कहा। आप देखते हैं कि कितना शामिल किया जाता है। सुरेश गर्ग जी, सभी सेक्टर को और सभी को कुछ ना कुछ देने की उम्मीद है, और 4 अहम सेक्टर जिसकी बात बार बार केंद्र सरकार कहती है कि उनके प्रायोरिटी में है। उम्मीद क्या की जाए? 2047 की झलक तो कल के बजट में नजर आएगी, लेकिन इस साल के लिए अगर बात की जाए तो बड़ी घोषणाएं होंगी। निश्चित रूप से श्वेता जी, जो जनता की डिमांड है, हमने बताया है कि ज्ञान के आधारित बजट रहेगा। गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, अन्नदाता के लिए और नारी शक्ति के लिए, चारों को ध्यान में रखते हुए बजट आएगा। एमएसएमई की जो इनकी डिमांड्स है उसको भी पूरा किया जाएगा। युवाओं के नौकरियों की बात है वो भी पूरी की जाएगी। और नारी के लिए भी आज देख लीजिए, महिलाओं के लिए उज्ज्वला योजना के अंदर हमने 10.5 करोड़ कनेक्शन दिए हुए हैं। गरीब महिलाओं के लिए शौचालय बना के दिए, गरीब महिलाओं के लिए पक्के मकान दिए। लखपति दीदी योजना, 3 करोड़ लखपति दीदी योजना है जिससे महिलाओं को जुड़ाव हो रहा है। तो ये सब चीजें स्कीम्स है जो कि महिलाओं से उत्थान के लिए है, युवाओं के लिए नौकरी के। आरबीआई के डाटा बता रहे हैं कि सब पिछले 17-18 से 21-22 तक, 22-23 तक है, हर वर्ग कुछ ना कुछ मिलेगा, हर वर्ग को, हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए 47,66,000 करोड़ रुपए का लगभग का बजट जो अंतरिम बजट था, तो उससे लगभग थोड़ा सा ज्यादा ही 48 लाख करोड़ या 50 लाख करोड़ के लगभग का बजट होगा। जब इतना बड़ा बजट होगा तो हर सेक्टर के अंदर, हर डिपार्टमेंट में अच्छा बजट होगा। और देश के विकास के लिए, क्योंकि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, ठीक है, हमको 5वीं से तीसरी अर्थव्यवस्था लाना, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। पीएलआई के अंदर 1,28,000 की बात की जा रही सुरेश जी, और ऐसे में हर साल का बजट 1,28,000 करोड़ रुपए पीएलआई की इन्वेस्टमेंट आया। क्योंकि खत्म हो चुका है सुरेश जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, ये प्री बजट चर्चा है क्योंकि हम इसमें बात कर सकते हैं कि उम्मीदें क्या है, क्या होना चाहिए, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल जब 11 बजे बजट पेश होगा और उसके बाद किस सेक्टर को क्या मिला, किस सेक्टर को राहत है, कहाँ खुशी कहाँ गम है। लेकिन सरकार जरूर, जिस तरह से कहा जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि पहला बजट जरूर है ये मोदी 3.0 का, लेकिन सब सेक्टर का समावेश इसमें रहेगा। हर सेक्टर को कुछ ना कुछ देने की कोशिश रहेगी। प्रायोरिटी में जो है वो हम देंगे, चाहे वो नारी हो, युवा हो, गरीब हो या किसान हो। लेकिन देखना होगा कि 2047 की झलक की बात तो कही जा रही है और इस लिहाज से हर साल का बजट जरूरी होगा। तो इस बार का बजट जो कल पेश हो रहा है वो कितना अहम है, ना सिर्फ घोषणाएं हो बल्कि उसके एग्जीक्यूशन को लेकर भी सरकार कितनी गंभीर रहेगी और जमीन पर नजर आता है। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव मैच के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।